हाँ तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट डेल्टा यानी कि आपका ये डिटरमिनेंट है इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू 0, यानी कि जो आपके सामने ये डिटरमिनेंट दिया है इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो जब भी आपको कभी भी ऐसा कुछ प्रूव करने को आ जाए कि इसमें 0, तो आपको मन में एक ही बात आनी चाहिए क्या, कि यहाँ पर कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम को अगर आप आइडेंटिकल दिखा दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अब आपको यानी कि कोई भी दो रो या फिर कोई दो कॉलम को देखना कि जो आइडेंटिकल दिखे, और यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रही, तो फिर क्या करोगे, उसको बनाओगे भाई सिमिलर जैसा, मतलब कि आप उसको आइडेंटिकल बनाओ। तो आइडेंटिकल बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, भाई प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाओ, है ना। कुछ रो के आप जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन तो भाई उनको लगाओ, ठीक है ना। उस टाइप के जो भी आपके ऑपरेशन हो उनको लगाओ, उनको लगा के अगर आपके सामने कोई ऐसा आपको दिख जाए कि हाँ कि अब ये दो एलिमेंट्री आपके ऑपरेशन मतलब कि दो आपके पास आइडेंटिकल हो गई है, तो आप उसको फिर आप क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो, है ना। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी आपकी, जो उसको दो आइडेंटिकल को भाई 0 बनाती थी, और प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या थी कि जो उसमें भाई ऑपरेशन को लगाने की भाई आपको आजादी दे रही थी। और ये प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी कि अगर कोई भी रो या एलिमेंट में कोई सेम नंबर यदि कॉमन दिख जाए तो उसको ये बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना। सेम नंबर यदि आपको ये कॉमन दिख जाए तो आप उसको बाहर भी निकाल सकते हो। आप कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो अंदर कि ताकि आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़े कहीं, है ना। आप कोई मल्टीप्लाई करोगे तब जाके यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके अंदर भी जाएगा, तभी तो उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, बराबर होगी। क्योंकि आप यदि सिर्फ इसमें करोगे तो आपकी अलग आ जाएगी वैल्यू, यदि इसमें कर रहे हो तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो उसी के टाइम बराबर आएगी। तो आप भाई अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहोगे तब तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करोगे। अगर आप मल्टीप्लाई करना कर रहे हो आप तो खुद निकाल रहे हो, तो निकाल सकते हो आप, है ना। चलो ये देखते हैं। तो क्या बात है कि हमने सोचा कि अभी कि इसको पहले कोई ना कोई ऑपरेशन ऐसा लगाएं कि ताकि हमको कुछ फायदा मिले। हमने देखा यहाँ तो 1 1 1 है, चलो ये कोई फर्क नहीं। अगर मैं ध्यान देखूं तो यहाँ पर क्या x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, यहाँ पर x प्लस वाई के साथ z मिक्स है ना, z हो जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड बन जाए। यहाँ पे y प्लस जेड है यानी यहाँ पर x मिसिंग है, अगर x होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ देखो z प्लस x है यानी कि भाई यहाँ पे y मिसिंग है, x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। पर ध्यान दो z आपको नीचे दिया है, इसमें x की जरूरत है वो नीचे दिया है, इसमें y की जरूरत है वो नीचे दिया है। ये तो इशारा है आपके लिए कि अगर आपको इसे कुछ ऐसा सेम सा बनाना है तो आप ये क्या कर सकते हो, इस z का भाई इसमें जोड़ दो, इस x को इसमें जोड़ दो, इस y को इसमें जोड़ दो, यानी आप जो भी चेन इवेंट लाओगे किसमें लाओगे, r1 में। नहीं भाई r1 में आप ये क्या करना चाह रहे हो, आप बोल रहे हो कि r1 जो नहीं बनेगी वो कैसे बनेगी, तो r1 में से ऐड कर दूं मैं किसको, r2 को, और r2 को सिर्फ ले रहा हूं मैं, r2 के साथ कोई मल्टीपल नहीं ले रहा, वो भाई वो मेरी मर्जी है ना। तो मल्टीपल नहीं ले रहा, इसके लिए नहीं ले रहा क्योंकि अगर मैं सिंपली इसको इसमें ऐड कर दूंगा तो देखो इसमें तो कोई चीज आप जो आप लास्ट में वो सपोजेबल है, आप सपोज करते हो इसमें करते हो, ठीक है, यानी कि उसका एक्चुअल भाई r2 में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, r1 में ही फर्क पड़ता, तो r1 में क्या फर्क पड़ेगा, r2 ऐड कर दिया जाएगा तो जाके नई r1 बन जाएगी। वही काम और इसको इसमें सब में जोड़ दो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, फिर एक बात यही है कि जब तीनों में सेम दिख जाएगा मुझे x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड, तो मैं क्या करूंगा, तीनों में से उसके कॉमन निकाल सकता हूं बाहर, जब तीनों में हो तब जाके बाहर आएगा एक, है ना। और जब इसमें से कॉमन आएगा तो 1 1 1 बचेगा, 1 1 1 यहाँ 1 1 1 यहाँ, दोनों आइडेंटिकल बन जाएंगे 0, ये ट्रिक है, ठीक है जी। तो आपने r1 में जब आपने ऐसा किया तो आपका जो ये जो आपके सामने ये डिटरमिनेंट जो बना क्या होना, x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे z x y 1 1 1। तो ये बता ही दिया। इसमें देखो ये सब में से आप कॉमन निकाल लो, तो बचा 1 1 1 z x y 1 1 1। ध्यान देखो दोनों रो आइडेंटिकल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको लिखेंगे बाद में, इसके बाद हाँ जी इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंस रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी, ये तो a प्लस सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड ये था, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब लिख देगी आइडेंटिकल है, इसमें से ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0। तो ये आपका RHS था, आगे नहीं था, और आपका हैंड्स टू हो गया। तो इसको लिखें
हाँ तो बच्चों अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें देखेंगे जरा, इसमें लिखा है इवैल्यूएट डेल्टा इज इक्वल टू दिस, यानी हमको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी। इवैल्यूएट मतलब इसकी आप वैल्यू फाइंड करो, तो इस डिटरमिनेंट की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे से पहला सवाल अपने मन में आना चाहिए कि जो अपने मन में जो आते हैं क्या कि 6 प्रॉपर्टीज जो हैं उसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज में अप्लाई हो सकती है जो कि हमारी यूजफुल हो। इस तरह से आप सोच सकते हो। फिर सेकंड थिंग आप ये सोचो कि अभी तक आपने जो सवाल किए क्या उसमें से कुछ मैच हो रहा है, क्या क्या कुछ नहीं हो रहा है। जब वो कुछ भी ना लगे तब लास्ट में फिर आप ये देखो कि क्या आप वहां पर मैक्सिमम 0 कर सकते हो क्या। तो आपको एक बात ध्यान रखनी कि जहां पर आपको 1 1 1 दिख जाए वहां पर आपके सामने सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप इसमें से कोई भी रो को आप ले लो और उस रो का, है ना, आप बाकी अदर रो में आप क्या करो, आप इनको माइनस कर लो। यानी कि सपोज आपने इस रो को लिया, इस वाली रो को आपने इसमें भी माइनस कर दिया, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको जब इसमें माइनस करोगे तो इसमें फर्क पड़ेगा, ये 0 बना देगा। इसको आप इसमें ले जाओगे ये 0 बना देगा, ठीक है। या फिर सपोज आपने इसको ले लिया, इसको इसमें माइनस करोगे ये 0 बन जाएगा, इसका फिर इसमें भी कर लोगे तो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको इसमें कर लिया तो ये 0 बन गया। अब इसको इसमें नहीं करना क्योंकि ये इसमें नहीं आ पाएगा क्योंकि ये इफेक्ट हो चुका है इसमें और ये 0 हो गया है, तो ये 0 इसमें ही करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको वापस से लो क्योंकि ये आपकी जो थी ये आपने स्टार्टिंग में ही ली थी और इसको आपने इसमें यूज किया था, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा था, ठीक है। तो अब सबसे पहला रास्ता हम सोचते हैं अब अपने आप से क्या कर सकते हैं, तो हमने एक मन में आया कि अभी इसके ही पहले वाला जो एग्जांपल नंबर 12 था उसमें क्या था कि उसमें आपके कुछ भाई सपोज करो कि 1 1 1 की सीरीज नीचे रख रही थी उसमें, है ना, ध्यान देखो ऐसे कुछ था 1 1 1, है ना, और यहाँ पर जो नंबर थे वहां पे लगे थे क्या, प्लस में लगे थे, ठीक है। तो हमने ये क्या किया था कि हमने उसमें से इसको वहां जाके ही इसको वहां जाकर और इसको वहां जाके इसमें भी ऐड कर दिया था, है ना, इस रो के एलिमेंट को हमने वहां पर ऐड कर दिया था। तो ऐड करने की वजह से क्या बना था हमारे पास, ये ऊपर वाली सेम रो बन गई थी, है ना, हमने उसमें से कॉमन ले लिया था तो वहां पर नंबर बचा था, फिर हमने और भी कई सारे अपनाए थे। तो अब उस टाइप को सोचते हुए हमारे मन में सबसे पहले ये आ गया कि अगर ध्यान से देखें हम तो ए बी सी है, ये ए है यहाँ पर है, ये बी सी, ये बी है यहाँ पे सी ए है, यहाँ सी है और यहाँ ए बी है। तो क्या हम अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लें, ए का मल्टीप्लाई यहाँ, बी का मल्टीप्लाई यहाँ, सी का मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये जो नई वाला जो जो ये कॉलम ये बनेगा, ये नया वाला ये क्या बन जाएगा, ए बी सी, ये ए बी सी, ये ए बी सी। फिर क्या करोगे आप, ये तो आइडेंटिटी मतलब कि ये आपका ये तीनों में है तो अब इसको आप कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन निकालने की वजह से 1 1 बचेगा और आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं कि आप इसका मल्टीप्लाई इसमें नहीं कर सकते, यानी कि आपने सोचा कि अगर मैं कॉलम 3 को क्या बना दूं, यानी कॉलम 3 में मल्टीप्लाई कर दूं कॉलम 2 का, है ना, आपने भाई ये सोचा कि इस कॉलम में इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो इफेक्ट किसमें आएगा, थर्ड में आएगा, थर्ड में कर रहा हूं। तो ये चीज आपकी टोटल रॉन्ग है ना, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप इसमें ऐड कर सकते थे, है ना, ये मैं बता रहा ना कि कोई चीज को मल्टीप्लाई करने से उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना। तो आप इसमें सिर्फ ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो जब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो ऐड कर सकते हो। तो फिर अगर आपने इसको ऐड किया तो ऐड करने से यहाँ पे बन जाएगा ये प्लस है, ये प्लस का ए बी और ये प्लस का सी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि हमारे पास अब जो इस टाइप की प्रॉपर्टी लगाने के मन में आ रहा था हमारे, वो चीज हमारी फेल है ना, यानी हम ये नहीं करेंगे। फिर आपके पास एक सबसे सिंपल सा रास्ता यही है कि जब भी आपको 1 दिखे तो आप उसमें यही काम करो, क्या करो कि आप मैक्सिमम को 0 बनाओ। उसके लिए आप लोग भाई इनको आप कोई भी एक को लेते हुए सब में उसको माइनस कर दिया और आपका 0 बना देगा। तो उसी चीज का यूज करेंगे हम। तो हम लोग क्या करते हैं एनसीईआरटी में, तो शायद इसको 0 बनाया गया है और इसको 1 रखा गया है। देखते हैं एनसीईआरटी वालों ने इसको 1 रखा है, इसको ही 0 बनाया, यानी इसको 1 रखते हुए इसका माइनस इसमें किया, फिर इसी का माइनस इसमें भी किया और ये 0 और ये 0 बन गया। और उस प्रकार से फिर उसने इसके अलाउंग इस कॉलम के अलाउंग फिर एक्सपेंड किया था। हम लोग इन दोनों को ना 0 बनाए, अपनी मर्जी से हम कुछ दूसरा भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको 1 बना के रखना है और इन दोनों को 0 बनाना है। तो उसके हिसाब से करते हैं और देखते हैं कि कैसा आंसर आता है अपना भी, ठीक है।
तो हमने क्या किया कि हमने इस वाले वन को मतलब कि इस वाली रो को लिया है ना, क्योंकि हमको जब भी अगर इनको माइनस करना है यानी इस चीज को उसमें आप माइनस करोगे, इसमें इसको माइनस करोगे, तो इसमें इफेक्ट लाने के लिए आपको पता है कि रो को लेके आना पड़ेगा। रो को इसमें कर रहा है ना, ये कॉलम को नहीं कर रहा है क्योंकि आप रो को ऐसे करोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा R1 है ना, R1 में मैं चेंज चाहता हूं, और मैं क्या चाहता हूं R3 में भी चेंज चाहता हूं, यानी इन दोनों को जीरो बनाऊंगा। ये कैसे, तो R1 में माइनस करूंगा मैं R2, R1 में R2 को माइनस करूंगा तो उससे R2 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, R2 वैसी रहेगी, और ये आपकी नॉन इफेक्टिव है, इफेक्टिव इसमें है ना, तो हम इसका यूज अगले ऑपरेशन में भी कर सकते हैं। तो हमने इस R2 का यूज कहां किया, नेक्स्ट ऑपरेशन में किया, इसमें भी, यानी R3 में हमने फिर माइनस करना है। R3 में क्या माइनस करना है, R2, क्योंकि R2 आपकी नॉन इफेक्टिव थी, R1 को माइनस नहीं कर सकते अब आप, क्योंकि आपने ये ऑपरेशन लगा लिया, इसमें R1 इफेक्टिव हो चुकी है, तो आप R1 को नहीं ले सकते, अब आप R2 को ही ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करने से हमको क्या मिल जाएगा। अच्छा, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा कि आपने क्या ऑपरेशन लगाया, क्या किया है, इसकी जरूरत है आपको ध्यान रखना। तो उससे क्या होगा, आपकी देखो रो 2 में तो कोई चेंजमेंट आना नहीं है, तो रो 2 तो आप ये रहेगी 1 B C A, फर्क जो पड़ेगा रो 1 और रो 3 में पड़ेगा। तो ध्यान से देखते हैं रो 1 में क्या फर्क पड़ेगा, तो रो 2 को माइनस करना है रो 1 में, है ना, नहीं रो 1 में माइनस करना है रो 2 को, यानी कि रो 1 ये है, रो 2 को माइनस करो, यानी कि रो 2 के हर एक एलिमेंट को रो 1 के हर एक एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करो, यानी ये इसको माइनस में करेंगे, यानी ये वहां जाएंगे, 1 - 1 0। सिमिलरली इसको यहां पे माइनस करना है तो a - b, इसके से माइनस करेंगे तो bc - ca। ठीक है, नेक्स्ट आपका R3 भी है, R3 में क्या है, R2 को माइनस करना है, इस वाली में इसको माइनस करो, तो फर्क इसमें नहीं पड़ने वाला, जिसमें माइनस करेंगे उसमें पड़ेगा। ठीक है, इसके से माइनस करेंगे 0, इसके से माइनस करेंगे c - b, है ना, ध्यान रखना R3 - R2, यानी सबसे पहले R3 का एलिमेंट, फिर माइनस, फिर R2 का एलिमेंट यानी कि b। इस तरह से देखो R3 मतलब AB और माइनस R2 यानी कि CA। ठीक है, अब क्या किया, अब हमारे पास अब क्या है कि 2 जीरो मिल गए, और अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जीरो मिलने से हमें एक्सपेंशन में इजी पड़ता है। तो हमने इसमें क्या किया कि हमने इसमें कॉलम 1 को देखा कि कॉलम 1 में एक डिजिट मिल रहा है और बाकी 2 जीरो मिल रहा है, तो हम लोग इसको लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। ठीक है, तो हमने इसको कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड किया, तो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करने में, है ना, ये कॉलम के एलिमेंट है, इसके हमको फिर फिर नए साइन लेने पड़ते हैं ना, तो ये आपका ये प्लस होगा क्योंकि ये डायगोनल में है, ये भी डायगोनल में है, और ये नेगेटिव साइन आ जाता है, यानी हमको समझ में आ गया कि इनको तो हम लेंगे नहीं, इनका तो भाई जीरो होना है इसको लेते हुए, लेकिन इसका साइन क्या माइनस, इसको एक्सपेंशन करूंगा तो क्या बनेगा -1, फिर मैंने ये ब्रैकेट लगा लिया, क्यों लगा लिया ये वाला लार्ज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर खुद एक छोटे छोटे से स्मॉल ब्रैकेट लेने पड़ेंगे हमको, है ना, देखो जरा, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है इसके लिए, तो हमने यहाँ पे एक लार्ज ब्रैकेट लिया। अब क्या है कि मुझे इस एलिमेंट को देखना है, क्योंकि इसके ही भाई इसको ही एक्सपेंड के लिए यूज कर रहा हूँ, तो इसको देखने में ये और ये हाइड होगी, है ना, इस वाले के साथ रो और कॉलम यानी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चीज हाइड करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई होगा, यानी a माइनस का b और ब्रैकेट में ab माइनस ca। ठीक है जी, अब फिर क्या था, फिर एक माइनस लगाते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, c माइनस का b और bc माइनस ca। चलो, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, जो मतलब यहाँ पे यूजफुल है, जब भी आप कोई भी सवाल करो और अगर वहां पे आपके पास a b c है या x y z है या p q r है, तो वहां पर आप एक साइकिल बना के चलो, यानी कि a के बाद b और b के बाद c, c के बाद a, ऐसा क्रम, यानी a b b c c a, ऐसे सीक्वेंस बना के, यदि अगर x y z है तो x y फिर y z फिर z x, p q q r r p, ऐसे ऐसे सीक्वेंस बनाया करो, तो उससे क्या होता है कि आपका आंसर मैच कर जाता है। ठीक है ना, तो मैंने ये क्यों बोला, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो अभी मैंने इसको यही रखा हुआ है, तो आपको ध्यान दो ये क्या है a माइनस बी यानी ए बी। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से,
यहाँ पे क्या कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी देखने से पहले हमको सबसे पहले इसमें ये देखना है कि ए इसमें से कॉमन है, तो मैं एक मैं यहाँ पे ये बाहर निकाल लेता हूँ, एक मान निकालिए ये बाहर, इसी में ही मतलब इसमें से ए निकाला बाहर, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे अलग से भाई मैं चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ ये मल्टीप्लाई पर मैं उसको अलग भी लिख सकता हूँ क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में ही रहेगा, तो ए मल्टीप्लाई रहेगा ए माइनस का बी और यहाँ पर बी माइनस सी है ना, इसका ए निकल के आया, वो मैं यहाँ पे ना रख के बीच में यहाँ रख दिया तो क्या दिक्कत, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में भाई पता है ना आपको, देखो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 लिख लो, चाहे 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 लिख लो, है ना, उनका आंसर सेम आता है। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप नंबर की पोजीशन को इंटरचेंज कर लो तो उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को आपने छोटी क्लास में आपने सीखा है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हाँ जी, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिविटी, है ना, कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग नंबर की पोजीशन को आपस में चेंज कर लें तो उससे उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई बात नहीं, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो, आगे पीछे करके कर लो, आंसर सेम आता है। तो वही बात हमने ए को जो निकाला यहाँ पे, तो यहाँ रखने में मैंने स्क्वायर रख लिया, क्या दिक्कत, मल्टीप्लाई में तो फिर भी रहेगा। चलो जी, सिमिलरली यहाँ भी देखो जरा, यहाँ भी कुछ, हाँ यहाँ भी देखो सी कॉमन आ रहा है और यहाँ पर सी माइनस का बी और यहाँ पे क्या बचा बी माइनस ए। हाँ जी, अब उस चीज को देखते हैं कि सीक्वेंस है ये कि नहीं, ए बी, ठीक है, बी सी, क्योंकि ये ब्रैकेट में एक साथ ए बी फिर ये बी सी, मतलब ये माइनस तो लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सी बी है। ये अच्छा ये तब लगता कि जब ये b माइनस सी लिखा होता है ना, यानी इसका सीक्वेंस उल्टा दिख रहा है, इसमें देखो a आगे होता और ये b पीछे होता तो अच्छा लगता, पर ये आपका b माइनस है। तो हम सबसे पहले यही चीज को देखते हुए हम लोग को ये चीज का ध्यान रखना है और हमने फिर क्या किया, सीक्वेंस को सही किया, जो साइकिल होती है a b b c c a वाली, उसके लिए हमने ये देखा ये दोनों तो सही थे पर इन दोनों में थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैंने ये क्या किया, इस वाले का, अब देखो अब मैं चाहता हूँ कि ये आगे आ जाए ये पीछे आ जाए, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, ये लिखने के लिए क्या होगा, इसको आगे लिख लेंगे तो ये माइनस का ये बी हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा, बट इसके हिसाब से क्या सभी के बीच में ये माइनस भी आ रहा है, हम चाहते हैं कि माइनस तो रहे बीच में बट बी आ गया तो सी आ गया और सी पीछे हो जाए, ये तभी हो सकता है कि जब ये आपका जो ये बी है ये पॉजिटिव हो जाए और इसकी क्या हो जाए नेगेटिव, तो ये कैसे हो सकता है, हम इसमें से माइनस को भी बाहर निकालने का, अगर मैं इसमें से माइनस को बाहर निकालूं तो क्या बनेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगी, देख रहे हैं ध्यान से, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, तो देखना जरा -1 और a माइनस का b माइनस सी, और यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ये माइनस को निकाल लिया बाहर, तो ये हो गया ये प्लस का सी, है ना, बिल्कुल ही बाहर नहीं, यहाँ से यहाँ निकाल लिया बाहर, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाले बना के रख लिया और नेगेटिव वाले को पीछे, हो गया, ठीक है जी। अब इसमें से भी देखो a को आगे होना चाहिए था, b को पीछे होना चाहिए, अगर मैं इसमें से माइनस को निकालूंगा, इसमें से भी माइनस को बाहर निकालूं तो फिर से इसको ये क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस b, ठीक है, अब आपका सीक्वेंस सही लिखा है। अब ध्यान से देखो जरा, तो a माइनस का b माइनस का c, फिर वही देखो b माइनस c a माइनस b, यानी देखो जरा a माइनस b माइनस c, ये सेम चीज यहाँ भी है यहाँ भी, तो मैं इन दोनों में से जो चीज कॉमन उसको फिर मैं इन सबसे बाहर तो निकाल सकता हूँ, यानी कि जो चीज अब एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इन दो टर्मों में जो चीज कॉमन है मैं उसको बाहर भी निकाल सकता हूँ, है ना, तो ये दोनों चीजें इसमें भी थी इसमें थी, तो मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, तो अब यहाँ से देखो a माइनस का b और b माइनस c, ये मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, ध्यान देखें, ये बचा माइनस का 1, ठीक है, तो मैंने ये कॉमन निकाल लिया है, तो कॉमन निकालने का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, कि आपने जैसे कि सपोज करो कि 10 माइनस का 2 था और आपने 2 कॉमन निकाल दिया तो मल्टीप्लाई ये बन जाएगा, यहाँ बचेगा 5 माइनस 9, ठीक है ना, समझे। चलो तो सिमिलरली यहाँ पे ऐसे किया मैंने, तो ये मल्टीप्लाई का साइन लग गया ऐसे करके सपोज कर लो, और यहाँ पे ये माइनस का 1 था और ये ब्रैकेट में यहाँ पर बचा a, तो ये दोनों तो निकल गए बाहर, तो ये आपका a बचा, यहाँ पे क्या बचा माइनस, है ना, और यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ से आपको ये दोनों गए तो बचा c, ये बचा और तो कुछ नहीं बचा ना। चलो जी, अब क्या कर रहे हैं हमने यहाँ से सिर्फ इनको ही निकाला था, इसलिए आपका ये a और ये माइनस c वैसे बचा और ये, अब देखो ध्यान, सारा ध्यान देखो,
अब सीक्वेंस के हिसाब से फिर देखो इसे हम लिखते हैं, अगर c माइनस है तो अच्छा लिखता है ना, a माइनस सी की बजाय c माइनस है ना, a b c है तो a b b c c a, तो c a लिखना अच्छा लगता। तो हमने फिर इसको c a लिखने के लिए क्या किया, तो बीच में ही माइनस रखना हमको, जैसा हमने लिख रहा है, ठीक है। तो हमने ये क्या किया, इसमें से फिर हमने माइनस को ही कॉमन ले लिया, तो क्या बना a माइनस का b, b माइनस का c, और यहाँ से जब माइनस आएगा कॉमन तो ये हो जाएगा ये प्लस वन, अभी मल्टीप्लाई है और ये प्लस वन हो गया, मतलब ये पॉजिटिव वन हो गया, ठीक है। ये माइनस वन का मतलब क्या है, ये ऐसे था, ठीक है ना, सबके साथ देखो जरा, ये माइनस वन को आगे रखा हमने, फिर उसका हमने ब्रैकेट लगाया होता है। चलो जी, तो ये आपका हो गया क्या, ये प्लस वन हो गया, ठीक है ना, तो ये माइनस वन का मल्टीप्लाई होता है इसमें, ठीक है जी। तो अब ये क्या हो गया, ये माइनस निकल के आया तो आपका ये प्लस वन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा c माइनस a, ठीक है, इसमें ये ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया, वन का मल्टीप्लाई करूंगा तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि e माइनस का b, b माइनस का c और c माइनस का a, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। इस चीज को आप कहीं भी कैसे भी सॉल्व कर सकते थे, ये नहीं कि आप ये तरह से करो, आपको जो ये माइनस ये वन वाला था आप इसको लास्ट में भी सही कर सकते थे। देखो एक और भी तरीके से दिखा देता हूँ, आप इसको पहले लिख लें फिर समझ लेंगे, ठीक है। चलो तो दिखाता हूँ इसको फिर से, तो यहाँ तक तो सबका सही था भाई, यहाँ पे आ गया आप मान इस वाले स्टेप में आ गए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, हाँ तो बेटा अब देखने जरा यहाँ से, तो अब इसके बाद वाले स्टेप तो सिंपल ही है ना, यहाँ से a कॉमन निकाल लिया यहाँ से आपने, और यहाँ से आपने c कॉमन निकाल लिया था, ठीक है। तो इसके बाद वाले स्टेप में क्या किया हमने, कि हमने इस माइनस का मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया अंदर। अब देखो ये आपका ये मेन ब्रैकेट था और एक ये बाहर एक नंबर है, जो कि आपका ये नंबर में क्या है, ये आपका माइनस वन, यानी कि माइनस वन का मल्टीप्लाई आपने अंदर में करना है। तो ये आपको नहीं पड़ी होती, वो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी कि बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई होता है वो अंदर वाले हर एक टर्म में होता है, यानी इसका मल्टीप्लाई इस टर्म में भी होगा और इस टर्म में भी होगा। अब जब इस टर्म में करेंगे तो और इस टर्म में करेंगे तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यानी कि ये हो गया आपका माइनस वन मल्टीप्लाई a, फिर a माइनस का b, b माइनस का c, और इस माइनस वन का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, है ना, इस वाले के लिए, तो यानी कि अभी माइनस तो ये वाला रहा, और ये माइनस वन का मल्टीप्लाई यहाँ होने के बाद ये माइनस वन c माइनस का b और b माइनस का है ना भाई। ये आपकी बहुत ही बारीक सी कैलकुलेशन होती है जो कई बच्चों को नहीं आ पाती, इसलिए मैं आपको ज्यादा ही डीपली बता रहा हूँ। इससे क्या होता है कि टाइम तो लेंगे, और आपको यदि आता है सब कुछ तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, इसको आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो जरा आप ध्यान देखें कि इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर वाली दो टर्म है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, पर ये ना समझें कि इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करना है, इसके अंदर भी करना है, इसके अंदर भी करना है, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होना है, इसके साथ होना है, यानी कि आपने ये अलग से रख दिया और यहाँ भी अलग से रख दिया। अब इस माइनस वन का मल्टीप्लाई ये मत समझना कि इसमें भी हो जाएगा फिर इसके अंदर करें, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई चाहे इसमें कर लो, इसका मल्टीप्लाई चाहे इस वाले में कर लो, और इसका मल्टीप्लाई चाहे इसमें कर लो, कोई भी एक में कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो एक को इफेक्टिव करते हुए सब में इफेक्ट उसका आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में। अगर हाँ यहाँ पे भी अगर ये प्लस होता है ना और ये आपके इस तरह होता, तब इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होता और यहाँ भी होता, ठीक है। और फिर अगर अब लेकिन ये सब कुछ भी आपका आपस में क्या है, ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई फिर ये मल्टीप्लाई, और देखो यहाँ पे भी कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई। तो जब चार नंबर एक साथ मल्टीप्लाई में, तो कोई दो नंबर को आपस में आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, इनका जो रिजल्ट आएगा फिर उसमें इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें ये कर लो। ये मत सोचना कि इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा इसमें भी। अब यानी कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 लिखा है सपोज, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे मान लीजिए मान 5 लेता हूँ, ठीक है। तो अब आपका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, कि 5 to 10 मल्टीप्लाई 5 3 15 मल्टीप्लाई 5 4 20, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो वही बात बता रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई सपोज आपने इसमें कर लिया तो ये क्या आएगा 10, फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई इसमें कर लो 30 मल्टीप्लाई 4, फिर इसमें कर लो यानी 120, ऐसे कर सकते हो। बट ये मत सोचना कि इसका मल्टीप्लाई इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, तो देखते हैं। तो हमने फिर यहाँ पे क्या देखा कि इस माइनस का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, माइनस का a
और यहाँ पर a माइनस का b और ये b माइनस का c। सिमिलरली यहाँ भी वही सिचुएशन है। ये देखो ये अब मैंने क्या किया, ये माइनस c होता है ना, इसका मैनिपुलेशन करता तो माइनस c होता और ये एक माइनस और था तो ये हो जाएगा एक प्लस का c। और यहाँ क्या बचा, c माइनस का b और b माइनस का a। अब क्या ध्यान से हो जाएगा, तो ये a माइनस का b, ये b माइनस का c, ये c माइनस का b। यार आप देखो ना, फिर से साइकिल देखो, a b c होती है, a b b c c a होती है, उससे ये पता लग रहा है कि आपको कि आपका ये b माइनस c लिखा होता तो अच्छा रहता है ना। माइनस तो होना चाहिए था, यहाँ भी देखो देखो इसके बीच में माइनस, बीच में माइनस, यहाँ भी बीच माइनस, यहाँ बीच माइनस, यानी कि माइनस तो ये बीच में होना चाहिए था, इसको आगे पर इसको पीछे होना चाहिए था। अब आपको मन में आया कि सर इसको आगे और इसको ये पीछे करना, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बट उससे आपका ये बीच में आपका ये प्लस आ रहा है, आगे माइनस आ रहा है, तो ये मैचिंग का थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपने सोचा कि इसके लिए एक और भी तरीका कि अगर मैं इसमें से माइनस को मैं कॉमन निकालूं, है ना, इसमें से माइनस को मैं कॉमन निकालूं तो ये आपका ये b माइनस c बन जाएगा। एक माइनस इससे जब बाहर निकल जाएगा तो इस पे माइनस कर देगा, ठीक है। अच्छा, और ये बन जाएगा आपका क्या, ये b माइनस c बना देगा इसको, ठीक है जी। मैं इसको यहीं लिख देता हूं, ठीक है, आप समझते चल लगे। फिर देखो ध्यान से, ये आपका ये b माइनस है, अगर ये भी a माइनस का b होता तो कितना अच्छा रहता, तो मैंने इसमें से b माइनस को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ये फिर से ये प्लस कर गया और ये a माइनस का b, ठीक है जी। अब सब के सब सीक्वेंस में, अब ध्यान से देखो जरा, a माइनस b, b माइनस c, ये आपका इस टर्म में भी है और इस वाली भी टर्म में। मल्टीप्लाई में जब भी चीजें होती है तो वो एक ही टर्म मान जाती है ना। तो अब क्या है कि a माइनस बी और ये b माइनस सी, a माइनस बी, b माइनस सी, ये दोनों में कॉमन है, तो मैंने a माइनस का b और b माइनस सी, इसको मैंने इन दोनों टर्म से कॉमन ले लिया। तो अब क्या बचा, इनको जब और इसको जब हटा लूंगा तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा माइनस a, यानी एक ब्रैकेट में क्या बचा माइनस a, और इस वाले में से ये दोनों चले गए तो क्या बचा, ये प्लस का c। फिर से वही बात, ये अच्छा नहीं लगेगा है ना। तो आप ये तो अब देखो जरा c और a होता है, यानी c आगे होता और a पीछे होता तो अच्छा लगता। और ध्यान से देखो, हमें बीच में ये प्लस नहीं माइनस भी चाहिए, तो अगर मैं इसमें से माइनस नहीं कॉमन लूंगा, मैं इसको आगे और पीछे कर दूंगा तो भी इसका c हो जाएगा। देखा जरा, a माइनस का b, b माइनस का c और c आगे और ये पीछे c माइनस a, यानी मैंने यहाँ से ये माइनस को नहीं लिया कॉमन, क्योंकि यहाँ पर बीच में ये प्लस साइन आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इससे भी आप माइनस ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। फिर आपको फिर से इसमें से माइनस कोई कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके ये आप आगे। वही बात है, आपको क्यों इतना वही काम दो बार करने से अच्छा क्या है, इसको आगे इसको पीछे करके बात करता हूँ, क्योंकि आपको ये बीच में तो माइनस मिल जाएगा और ये माइनस का तो, और ये आप ए को आप पीछे ही चाहते थे और आपका आंसर। हाँ तो बच्चों, अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है प्रूव दैट। आपको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि अगर आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो तो आंसर ये मिल जाए ना। प्रूफ वाले में आपको आंसर खुद दिया होता है, आपने कुछ भी करना है तो आपको आंसर ही बता देना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एलएचएस को लेके चलो और आपको आरएचएस दिखाना हो। जब कभी ऐसा होता है कि आरएचएस को लेके चलो तो एलएचएस आता है, जब कभी आपका ऐसा भी होता है कि कुछ स्टेप इसमें चलो कुछ स्टेप इसमें चलो, तब जाके दोनों के इक्वल आते हैं। तो जो भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपको इसमें एलएचएस लेना पड़ेगा। अब यानी एलएचएस में आपके पास ये लिखा हुआ है, एक डिटरमिनेंट है आपके पास b plus c a b c plus a b c a plus b, ठीक है। अब सबसे पहली बात आपके मन में आनी चाहिए कि हमारे पास है 6 प्रॉपर्टीज। 6 में से कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी कि आपका आंसर सही दिखे, आपको आंसर इजी दिखे। तो भाई सबसे ये पहली से लेके जो आपके पास 6 नंबर तक की जो भी प्रॉपर्टी, सबको सोचते हुए आपके मन में आना चाहिए सबसे पहले बात क्या कि यहाँ पे देखें, अगर ये प्लस की बात करें, है ना। अब हमने सोचा कि हमने एक प्रॉपर्टी ये भी तो पढ़ी थी कि अगर ये प्लस 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 लगे हों तो उनको दोनों को अलग भी कर सकते हैं, बट उसके लिए शर्त क्या थी, कोई एक सिंगल रो होनी चाहिए या फिर कोई एक सिंगल कॉलम होना चाहिए, तब जाकर उनके के नंबर को उस रो को या फिर उस कॉलम को ही अलग करते थे, ये बाकी सारे नंबर वही से सेम रखते थे ना। ये आप इसके इंट्रो में समझ सकते हो क्या है इसका सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि आप सोचोगे इसको इस तरह लिख लो क्या कि यहाँ पर BAA और यहाँ पर BCB और यहाँ पर CCA, ऐसे अगले बार में आप सोचोगे यहाँ से ये और ये जो बचे इनको लिख दें CAB, ऐसा लिख के ये बाकी B लिख दें, ठीक है ना। तो ये गलत है आपका ना, ये आपका टोटली रॉन्ग
ऐसे नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, अगर ये सिंगल एक रो में होता तो आप इसको अलग लिख सकते थे, है ना, जब आपकी ए प्लस वाली चीजें एक रो में होती है या फिर एक कॉलम में होती है, इस तरीके में इसको नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए आप अच्छा होगा कि आप इंट्रो वाले ये पार्ट को, जिसमें आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताई है ना, जो कि पार्ट सेकंड था, उसमें देखना कि हम लोग क्या होते हैं, रूल कैसे क्या चलते हैं, तो बात सुनेंगे। अब क्या करें, अब वो तो है नहीं, पर मैंने इसको ये बोला कि आपके पास तो भाई दो रास्ते, एक तो आप एनसीईआरटी में एग्जांपल में जो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ उससे आप लिख लो, या फिर एक थोड़ा सोचो भी आप, है ना, कि और क्या हो सकता है। तो यदि आप सोचोगे तो आपको ये दिखेगा, अगर मैं ध्यान से देखूं, चलो मैं अगर एक रो को ही कंसीडर कर लूं, सिर्फ एक इस रो को, है ना, इस रो को कंसीडर भी मैं करूं, तो अगर मैं इसमें ये प्लस वाली चीज को देखूं, तो यहाँ पे तो है आपके पास ये बी प्लस सी, पर इसको देखूं तो क्या ए प्लस जीरो लिख सकता हूं, इसको इसे भी ए प्लस जीरो लिख सकता हूं, ये भी सपोज कर सकते हो। भाई देखो, प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए आपके पास कितने भी रास्ते हो सकते हैं, सबका अपना अपना ही दिमाग ही चलता है, कोई कुछ तरीके से रिसॉल्व कर सकता है, तो उसको आप ट्राई करो, अगर आता है आंसर तो ठीक है, नहीं आता तो भाई जो आपका किताब में लिखा हो भाई उसी हिसाब से कर लेंगे। चलो जी, तो अब मैंने ऐसे सोचा कि हम इस तरह से करें, तो मैंने भाई क्या किया, इसको और मैंने इस वाले जो एक प्लस को मैंने इसको तोड़ दिया, यानी आगे आगे वालों को अलग रख लिया, बी ए को अलग रख लिया और सी जीरो जीरो को अलग रख लिया ना, तो यानी यहाँ बना बी ए और अगले वाले में ये प्लस लगा के मैंने लिख दिया क्या, सी जीरो जीरो, ठीक है, बी सी प्लस ए, बी सी सी ए प्लस बी, ये, और इस वाले में क्या बचा, बी सी प्लस ए, बी सी सी ए प्लस बी, ठीक है। तो इस तरीके से करने से क्या भाई कुछ फायदा हुआ, एक चीज आपको यहाँ दिख रही है ना, यहाँ पर दो जीरो है और एक डिजिट, तो अगर मैं इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इसके लिए इजीली में से ये मतलब इसको मैं फिर क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंड कर सकता हूँ। फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंड करने से मैं सिर्फ इस वाले एलिमेंट को ही लूंगा, इनको छोड़ दूंगा क्योंकि वो तो आपके भाई जीरो देंगे, इसके हिसाब से सॉल्व करूंगा, तो मैं इसको और इसको हाइड करते हुए सिर्फ इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई करूंगा और आपका इस साइड का आंसर आ जाएगा। चलो जी, यहाँ तो इजी हो जाएगा। फिर यहाँ क्या बना, तो यहाँ पर हम लोग और भाई क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपने पास देखो अब और भी तो ये तरीके हैं नहीं, इसमें भी हम ये सोचेंगे कि हम लोग को इसमें कहां पर मैक्सिमम जीरो मिल जाए, क्योंकि अगर हमको ये देखना पड़े कि कहीं से कोई हमको क्या सेम चीज कॉमन मिल सकती है क्या, कि क्या आपके पास क्या कोई भी आप कोई ऑपरेशन ऐसा लगाओ कि इसमें से कोई चीज को ऊपर जाके माइनस कर दो, ऐड कर दो, ये करो, तो क्या आपको इजी दिखे, ठीक है, कि आपको आइडेंटिकल मिल जाए, तो ऐसा तो कुछ नहीं मिल पाएगा। यदि आप देखना भी चाहोगे तो आपको मन में आया कि फिर हम लोग यही काम कर सकते हैं कि इस वाले को यदि इसमें से माइनस कर दें तो ये जीरो हो जाएगा, या फिर ये नहीं मन में आ रहा इसमें से इसको माइनस कर दो, या फिर इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को लूंगा तो इसमें से इसको माइनस भी कर सकता हूं या इसमें से इसको माइनस कर दूं तो जीरो बन जाएगा, फिर या फिर इसमें और इसको ले लूं तो इसमें से इसको माइनस भी करने से जीरो बन जाएगा, या फिर इसको और इसको ले लूं तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये भी आपको जीरो बन सकता है। यानी कि आपको कोई भी एक ऑपरेशन लगाओगे तो एक ही जीरो मिलेगा आपको, है ना। आपने सोच के देखा कितने सारे ऑपरेशन आपने भाई सोच के देखेंगे, इस वाली रो को ले लूं, इस वाली जीरो को लूं, या इसको लूं, या ये कॉलम लूं, या ये दोनों कॉलम लूं, इस तरह से कुछ भी करोगे आपके पास क्या होगा कि हर बार सिर्फ एक ही जीरो मिलेगा। तो आपको आराम से आप कोई भी चीज, है ना, आप भाई यूज करो और उसमें से एक जीरो बनाओ। तो मैं यहाँ पर अगर मैं कोशिश करना चाहूँ, हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें अब मैंने क्या किया, अगर मैं रो 1 को भाई चेंज करना चाहूँ तो रो 1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, रो 1 है ना, ये रो 1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये कैसे, तो रो 1 में मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ये क्या कि रो 2 को इसमें से माइनस कर दूं, माइनस कर रो 2, यानी रो 1 में से रो 2 को माइनस करूं, यानी कि रो 1 का एलिमेंट ये भी है, रो 2 का एलिमेंट क्या है, ये भी है, यदि b माइनस का ये b कर दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा और फर्क सिर्फ 1 में पड़ेगा, 2 वैसे ही रहेगी, 2 आपके पास सपोजेबल होती है, इसको सपोज करते हुए आप वहां पे माइनस कर लेते हो, ठीक है जी। तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें भी कुछ चेंजमेंट आएगा, इसमें भी कुछ चेंजमेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको एक जीरो यहां मिल जाएगा, बस। फिर उसके बाद आपके पास और कोई रास्ता बचेगा नहीं, क्योंकि एक ऑपरेशन लगाने से आपका एक जीरो मिल सकता है, और आप और ज्यादा ऑपरेशन यदि एक साथ लगाओगे तो भी दिक्कत है ना, क्योंकि आप इफेक्ट नहीं होना चाहिए कोई ऐसे वाले का, जैसे कि यहाँ पे आपने R1 को ले लिया तो अब नेक्स्ट टाइम आपको इसी में यदि आप एक साथ इसी के साथ और भी ऑपरेशन यूज करना चाहो तो आप R1 को दोबारा नहीं ले सकते, ठीक है ना।
तो आप कुछ भी करोगे, आप सोचोगे, तब फिर भी आपके पास लास्ट में फिर ये आएगा कि बस हाँ एक ही जीरो मिल गया। अब आप और कोई ऑपरेशन लगाने की सोचोगे तो फिर आपको माइंड में दिक्कत चलेगी, कहां से क्या चलेगा, तो इतना फिर ज्यादा मत सोचो। और आपने क्या किया, इसको जीरो बना लिया, तो देखते जाइए क्या बना। तो क्या किया आपने, R1 में से R2 को माइनस किया, तो यानी कि इसका इसमें भी माइनस, इसको भी माइनस और इसको भी माइनस, तो R1 में चेंज आएगा, तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, ठीक है। और ये वाली सेम रहने वाली है ना, हाँ पहले जो जो सेम रहने वाली उनको मैं यूं लिख लेता हूँ कि ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब ध्यान देखो जरा, अब मैं इसको मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस करता हूँ, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, तो a माइनस और ये, जब मैं ध्यान देखो जरा, जब मैं इसको लिखूंगा a माइनस और c प्लस है, तो क्या होगा, ये माइनस अंदर जाएगा, यानी ये माइनस और ये भी माइनस, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, माइनस का सी, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे करोगे तो ए माइनस बी, बस फिर आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर क्या सोचोगे आप, आपने सोचा कि और भी क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आपने सोचा कि अगर मैं इस वाले को यहाँ ले जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा आपका, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, है ना। अगर आप इस वाले से इसको आप माइनस कर दोगे तो ये जीरो बन जाएगा, क्योंकि अगर आपने इससे इसको किया तो दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये तो जीरो हो जाएगा पर ये जीरो नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या फायदा। अगर आप बोला कि इसमें से इस माइनस करेंगे तो चलो एक ये जीरो और बन जाएगा ना, इसमें और क्या फर्क है, उससे कोई मतलब नहीं। अब ये आपका जब जीरो बन जाएगा तो मैं जब एक्सपेंड करना चाहूँ, सपोज कि मुझे अब इसको एक्सपेंड करना पड़े, सपोज मैंने इसको भी मैंने जीरो बना दिया, और ये कैसे बनाया मैंने इसमें क्या किया कि मैंने C3 को बना दिया C3 माइनस C1 करके, तो ये आपका ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो ये रहा, इससे क्या होगा जीरो, इसको यहाँ पे करूँगा तो ये माइनस का C हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से किया आपने, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आप जब आप इसके अलाउंग यदि ओपन करो या फिर इसके के अलाउंग ओपन करो, सपोज आपने इसके अलाउंग भाई ओपन किया, इसको एक्सपेंड किया डिटरमिनेंट को, तो क्या होगा, इसको लोगे नहीं, इसको लोगे साइन माइनस को लोगे, तो ये और ये हाइड होगा, तो जीरो एलिमेंट का आपको फायदा क्या हुआ, जब आप इस एलिमेंट को ले रहे हो तो ये तो हाइड ही हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बस इतना फर्क ये पड़ेगा कि जब आप इसको लोगे, है ना, इसको और इसको ऐड करोगे तब इसका थोड़ा फर्क पड़ेगा कि ये जीरो हो जाएगा और आपको ये हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई, यानी फाइनली कोई इतने ज्यादा खास आपके पास कोई अच्छा रास्ता नहीं मिल रहा, है ना, कि आप इस तरह से एक साथ तो और ऑपरेशन लगा लो, फिर आप या फिर इसके बाद आप क्या कर सकते थे, आप बोलोगे सर इसमें से इसको हम माइनस कर ले, यानी कि C2 को हम लोग चेंज कर लें C2 माइनस C1, ये करने के बाद भी आगे मन में चलो ये तो आप मान लीजिए जीरो कर देगा, ये वहां जाएगा तो अब क्या करेगा, इसको ये माइनस का ये भी कर देगा और ये वहां जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपके मन में है कि हाँ सर ये कर सकते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे फर्क ये पड़ने से आप क्या करोगे, फिर इसके अलाउंग ही आपने सपोज एक्सपेंड कर दिया, इसके अलाउंग एक्सपेंड करने में आप जब इसको लोगे, भाई इसको तो लोगे नहीं, इसके के अलाउंग करने में जब इसको आप लोगे तो ये सब कुछ जीरो है, इसको लोगे तो ये और ये हाइड होगा, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, हाँ थोड़ा ये हो जाएगा, तो इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी, फिर इसके बाद क्या करोगे, फिर इसको लोगे तो ये और ये हाइड होगा, तो फिर आपका ये करोगे ये जीरो हो जाएगा, ये कैलकुलेशन। तो इस तरीके से कितने रास्ते हैं, तो आप जितना भी सोचते हो उतना ही करते चले जाओगे, है ना, पर ज्यादा लंबी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी होती। तो आपका इसमें भी देखो, इस साइड वाले को आप सॉल्व कर रहे हो, इस साइड वाले को, है ना, फिर इसको सॉल्व करने के लिए आपको तो पता है कि आपने इसके के ही अलाउंग एक्सपेंड कर दिया इस तरह। तो ये बात मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि आप किताब में ही जो लिखा उसके हिसाब से करो, आप अपने मन से सोच सकते हो, कितना भी आप करना चाहो उसके हिसाब से कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो अब जरा बात करते हैं एग्जांपल में जो आपके किताब में लिखा है, ठीक है। तो अपना वाला एक मेथड तो आपको पता लग गया ना कि उसके बाद फिर कैसे कैसे करना है, एक्सपेंड कर देना, इसके बाद यानी कि अगर आपने ऐसा भी कर देता तो ये चीज आपकी ऊपर आएगी ना, ये यहाँ आएगी, तो उसके बाद ये हो पाएगा ना, क्योंकि ये ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास ये वाला आया था, है ना, फिर मैंने उसी को ही चेंज करता गया और ये चीज ऊपर लिखी जाती, तो समझ लो कि ये स्टेप कहां से कहां जा रहा है, आप समझ लेना। तो अब क्या है कि मैं ये सब ना करने की बजाय अगर मैं एग्जांपल जो किताब के हिसाब से उसमें देखूं तो उसमें भी और भी जो दूसरा तरीका दिया है उसके हिसाब से कर सकते हो, वो थोड़ा छोटा दिखेगा आपको, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है कि उसमें ज्यादा कुछ किया ही नहीं गया, एक बार में ही ऑपरेशन लगा के उसको फिर एक्सपेंड कर दिया गया है, तो वो भी तरीके से आप कर सकते हो। तो ये समझ में आ चुका है, इसे सॉल्व करना, इस
भाई इस तरीके से जो मैंने बताया, कोई दिक्कत पड़े मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलो देखते हैं जरा। तो जरा अब किताब वाला देख लेते हैं कि बुक में क्या दिया है एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये बुक की जो सॉल्यूशन है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें आपको ये बोल रहा है कि अगर मैं ध्यान से देखूं, ध्यान से, है ना, यहां पर क्या है बी और सी, है ना, और ध्यान देखो जरा इसके नीचे वाली रो में ये बी है और उसके नीचे वाली रो में क्या है सी है। अगर मैं, ध्यान देखना जरा, अगर मैं इसको ले जाके इसमें माइनस कर दूं और इसको भी ले जाके इसमें माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा पूरा, यानी कि जब मैं इसको और इसको दोनों को ही इसमें से माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे क्या बनेगा उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक स्टेप में देखा आपने 0 बन गया, बस आपको भाई एक 0 दिख गया तो फिर आप इसको एक्सपेंड कर दो, बस यही चीज दिखाई गई आपके एग्जाम्पल में। उसने किताब में क्या बोला कि आपने सिर्फ एक सिंपल सा ऑपरेशन लगा दिया और उसमें क्या हुआ, एक नंबर यहाँ पर भाई एक एलिमेंट 0 बन गया, फिर आपने इसको एक्सपेंड कर दिया बस, और कुछ नहीं किया उसमें। तो आप वो भी कर सकते हो, जो मर्जी करो, है ना। तो उसके हिसाब से उसने क्या लिखा कि मैं R1 को चेंज करना चाह रहा हूँ, R1 में मैं चेंजमेंट लाऊंगा, और वो कैसे, R1 में से माइनस करूंगा R2 को, फिर उसके बाद जो नई R1 आएगी, है ना, फिर आप उसको लिखोगे, फिर उसके बाद अगली बार में फिर क्या लिखोगे, फिर R1 में क्या जो भी इफेक्ट आया है अब, है ना, उसके बाद फिर आप दोबारा से हम यहाँ पे जो आएगी ना उसके बाद फिर से R1 में फिर चेंज करोगे, क्योंकि एक बार में क्या करने से ये आपको ऊपर जाएगा, ये बना देगा ये माइनस का बी, उससे यहाँ से ये घटेगा सी रह जाएगा, फिर आपको सी को भी हटाना है तो आप क्या करोगे R1 में से आप फिर से R3 को माइनस करोगे, यानी कि ऊपर जाएगा तो यानी कि सी और ये माइनस का सी और सी आपका 0 तब जाके 0 होगा। तो उसने एनसीईआरटी ने जो किताब वाले हैं उन्होंने क्या किया, भाई उन्होंने बोला कि देखो अगर हमें एक चीज और भी देखो यहाँ पता लग गई कि अगर सपोज करो इफेक्टिव वाली रो या फिर इफेक्टिव वाला कोई भी कॉलम है ना, अगर इफेक्टिव वाली रो या फिर कॉलम को हमको दो बार अलग अलग स्टेप पे यूज करना है तो हम चाहें तो एक साथ दोनों स्टेप को भी एक साथ कर सकते हैं, बट वो ऐसे नहीं करोगे, क्या आप सोचोगे इसको इस तरह कर दें, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि R1 है यहाँ पे आपको ये वाली लेनी थी या फिर चेंज होने के बाद वाली, जो इसमें से जो भी चेंज हो गया है वो लेनी पड़ेगी, इसमें दिक्कत ना हो जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों को एक साथ मर्ज कर सकते हो। क्यों, देखो जरा R1 में से आपको R2 को भी माइनस करना है, R1 में से आपको R3 को भी माइनस करना है, तो एक काम ना करें कि हम इन दोनों को मर्ज करके कि क्योंकि देखो R1 में ही चेंज आना है तो R1 में एक बार R2 को भी घटा दें और उसी समय साथ ही साथ यदि मैं R3 को भी माइनस कर दूं, यानी कि इसमें से इसे भी माइनस कर दूं और इसे भी माइनस कर दूं और फिर फाइनली जो है उसको लिख दूं, तो उससे क्या होगा, आपके दो स्टेप लिखने की आपको दिक्कत नहीं आएगी और दो बार स्टेप करने के बजाय आपका एक स्टेप पे ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह का यूज किया गया है आपकी किताब में, तो आप समझ सकते हो। तो R1 में से इसे भी माइनस कर दो, क्योंकि देखो R2 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ना है R1 में पड़ना है ना। ये मत सोचना कि R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो भाई R1 में तो फर्क पड़ गया, फिर R2 माइनस R3 एक साथ है तो भाई R2 में फर्क पड़ेगा, नहीं भाई ध्यान रखना R1 में ही फर्क पड़ेगा, लेकिन R1 में से आपने माइनस R2 करना है और जो कुछ भी आए तब आपने उसमें भाई आपने माइनस R3 करना है, यानी कि जो भी आपका फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब कि जो भी आपका यहाँ फर्स्ट में लिखा है उस पे ही चेंज आने वाला है। इन दोनों को आपने सपोजेबल लिया हुआ है, इनमें कोई फर्क नहीं आएगा, जो भी फर्क आएगा R1 में आएगा क्योंकि R1 ही आगे लिखी हुई है आपने ना, फर्क आएगा सिर्फ R1 में, फर्क भाई किसमें आएगा R1 में। और वो फर्क आपको ये कैसे लाना है, तो फर्क आपको ऐसे लाना है कि R1 के एलिमेंट को आपने यूज करते हुए R1 में से माइनस करना है R2 को भी और R3 को भी, और फर्क R2 R3 में कुछ नहीं आएगा क्योंकि फर्क R1 में आने वाला है। तो देखते हैं रख, तो वही अब आपने क्या किया, R1 के एलिमेंट्स में से आपने R2 को माइनस किया, तो ये आपको ऊपर जाके ये माइनस का भी इस तरह ये सब जाके के माइनस होंगे और उसके बाद R3 को भी साथ माइनस कर दो, यानी R3 को भी यानी कि माइनस का C, देखो R3 और ये माइनस C, क्योंकि माइनस पे ऐसा है ना, ये माइनस C क्योंकि R3 का ये वाला है और यहाँ पर माइनस B, तो इसकी वजह से आपका ये हो जाएगा 0। तो जरा इसको ध्यान से देखना, तो हमारा R1 में चेंज आने वाला तो हम R2 और R3 को सेम लिख देते हैं क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। इसको पहले लिखते हैं ताकि आपको इजी पड़ जाए, थोड़ा कोई कंफ्यूजन ना रहे उसके लिए। तो जरा ध्यान से देखें, तो मैंने क्या किया, इस वाले में जो आपका था B प्लस C,
इसमें मैंने माइनस का बी किया और ये माइनस का सी, तो क्या हो जाएगा ये सब कुछ आपका ये कट जाएगा, ये बी से बी, सी से सी, ये हो जाएगा आपका 0। सिमिलरली ये देखो ये था ए, इसमें आपको माइनस करना है ये भी और माइनस ये करना है, तो जब माइनस आप ये करोगे और साथ में फिर क्या करोगे आप ये माइनस का सी भी करोगे, तो क्या होगा उससे, अब ये माइनस जाएगा अंदर, तो ये माइनस कर देगा, इसे भी माइनस कर देगा, ठीक है, ये ब्रैकेट खत्म और ये माइनस सी, तो जब ध्यान देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, पर ये माइनस सी मिलकर कितना हो जाएंगे, माइनस का 2c। सिमिलरली जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a माइनस बी और ये आपका माइनस का a माइनस का b, है ना, a माइनस b माइनस का a माइनस का b, यानी कि a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2b, ये बनेगा। बस फिर आप क्या करोगे, आप इसको एक्सपेंड कर दोगे, एक्सपेंडिंग अलोंग, अब आप इसको चाहे इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो चाहे इसके अलोंग, तो इसके अलोंग ही कर लेते हैं क्योंकि सिंगल एलिमेंट देखेंगे, ठीक है, मैंने इसमें c1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दिया, तो c1 के अलोंग एक्सपेंड करने में क्या होगा इन वाले एलिमेंट्स में, तो मैं अभी इसके सबसे पहले साइन लिखूंगा, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, उसमें भी आपको 0 को लेना नहीं क्योंकि 0 आता है आपका सब कुछ 0 हो जाएगा, तो आप सिर्फ इन दोनों को लोगे, तो ये आपने लिया माइनस का b, अब माइनस का b लूंगा तो ये और ये हाइड होगी, तो क्या बचेगा इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट को अभी बड़ा लगा लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, ऐसे, फिर क्या होगा, फिर ये आएगा आपका ये प्लस का सी, इसी में आएगा ये प्लस का सी, और ये ब्रैकेट के अंदर सर मैं इसके आगे लेता हूँ, इसी के आगे ये, ठीक है, ये प्लस का सी, और जब मैं इसको लूंगा तो ये और ये हाइड होंगे, तो इनका मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2c मल्टीप्लाई b, और फिर माइनस लगाओगे फिर इनका मल्टीप्लाई होगा, यानी कि c प्लस a और इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 2b, ठीक है जी। तो देखते हैं जरा अभी क्या बनेगा, फिर इसको आपने एक्सपेंड करने के लिए माइनस का b और इसका मल्टीप्लाई अंदर इनमें दोनों में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2ac और ये हो जाएगा माइनस का 2bc, है ना। चलो फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2bc, ध्यान से जरा, माइनस का 2bc प्लस 2bc कैंसिल हो गए, तो अब ये भी था ये प्लस का c और ये ब्रैकेट के अंदर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2bc, फिर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ध्यान से देखने वाली बात है क्या कि देखो, अब मैं सपोज करो मैं इसको यदि सबसे पहले इसको आगे रख लूंगा, इसको पीछे रख लूं, तो ये आपका माइनस का ये 2b में से ये माइनस का 2b आगे रख लूंगा, तो एक्चुअली मैं रखना क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि इसका जो माइनस है इसे मैं आगे ले लूं पहले, है ना, तो ये माइनस और ये माइनस को ये क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा, अब सिर्फ 2b का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, है ना। अगर आप माइनस को अलग रखते और इसका मल्टीप्लाई करते तो फिर इस माइनस को भी लेना पड़ता, तो आपने इस वाले माइनस को आपने ये बाहर निकाल के इसमें से प्लस कर दिया, इसको ये सिर्फ यही आएगा, ये मत सोचना कि ये भाई सीधा ऑर्डर में आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे ये माइनस है ना, ये एक ये टर्म है, इस टर्म का माइनस आके यहाँ पे आएगा ये बाहर, ना कि इस वाले होल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये प्लस कर दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 2b का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 2b का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो यानी कि 2bc, और 2b का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 2ab, ठीक है। तो ये माइनस खत्म हो चुका था, ये प्लस हो गया, तो सब कुछ आपका ये प्लस में आ गया, 2bc से 2bc कैंसिल हो गया ना, ये पूरा है ना, ये 2bc, तो यहाँ बचा 2ab, तो अगले स्टेप में क्या बचा माइनस का b और मल्टीप्लाई में क्या था माइनस का 2ac, तो यहाँ से खत्म होने के बाद ये बचा, और यहाँ पे देखो ये प्लस का c बचा है ना, और मल्टीप्लाई में क्या बचा 2ab, तो ध्यान देखो जरा, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस का ये प्लस और 2abc, है ना, इसका ये b का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2abc, और यहाँ पर देखो ये प्लस का c का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2abc, ध्यान देना जरा, 2abc मिलके 4abc, और यही आपको प्रूफ करना था, तो आपका RHS आ गया, इसको लिख सकते हो आप हेंस प्रूव्ड HP, ठीक है, और आपका प्रूफ हो गया, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें दोनों तरीके बताए, एक आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हो और एक किताब में जो है उसके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, इसको नोट करना है। हाँ तो बच्चों अब देखेंगे हम लोग एग्जांपल नंबर 15, ठीक है, ये एग्जांपल आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा अच्छे टाइप का है ना,
ये आपको थोड़ा एक एक अलग ही लेवल में आपको ये ले जाएगा। तो इतना भी खतरनाक नहीं लेवल में, मतलब अच्छा लगेगा आपको, देखना जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, यानी एक्स वाई जेड ये तीनों अलग ही नंबर है कोई, है ना, ये आपके इक्वल वाली वैल्यू नहीं रखते, ये तीनों की वैल्यू अलग होंगी, इस तरह की लिखा हुआ इसमें। इसका यूज भी होगा, क्योंकि जब भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी बात लिखी होती है तो उसका यूज होता है कहीं ना कहीं। एंड डेल्टा इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास एक डिटरमिनेंट है ये, और इसकी वैल्यू आपकी 0 के बराबर है। खुद बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, आपको शो नहीं करना आपको कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, ये तो है ही 0। देन तो आपको शो करना है, तो आपको ये शो करना है कि 1 + xyz इज इक्वल टू 0 होगा। यानी अगर आप 1 + xyz करो, ये xyz आपके तीनों अलग अलग नंबर, यदि इनको आपस में आप भाई xyz को मल्टीप्लाई करके 1 में जोड़ो तो आंसर 0 आ जाएगा। और xyz के लिए एक रिलेशन दिया हुआ आपको कि अगर आप इस तरह का डिटरमिनेंट लेते हो तो उसका आंसर 0 होता है। तो क्या करोगे, अगर आपको शो करना है ये, तो क्या आप इसको लोगे एलएचएस, यदि इसे एलएचएस लोगे तो क्या शो कर पाओगे, नहीं शो कर पाओगे ना कुछ। तो यानी कि आपको शो करने के लिए भाई जरूरी नहीं कि इसी को एलएचएस लेके सॉल्व करो, या फिर इसको ही आप भाई इसका राइट हैंड साइड वाला लेके सॉल्व करो, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको कुछ अलग सोचते हुए आपको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ के थ्रू तो आप इसको कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आपको एक छोटी सी हिंट दी है कि ये चीज की वैल्यू सॉल्व करो तो आपका 0 के बराबर आता है। खुद बोलना कि ये बात भी ट्रू है, ये आपको शो नहीं करनी, ये बात है। तो इसी को लेके चलते हैं, इससे ही कुछ रास्ता निकलेगा, क्योंकि इससे तो निकल लेगा, इससे ही कुछ रास्ता निकलेगा, और उस रास्ते के थ्रू हमको ये चीज आपकी प्रूफ कर देनी है। तो ये कैसे होगा ये देखते हैं जरा ध्यान से। तो हमने यहाँ पे लिखा कि आपको जो ये गिवन था, गिवन है आपको x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 + x क्यूब 1 + y क्यूब 1 + z क्यूब, ये है ना, ये लिखा हुआ है, और आपको इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लूं, फिर उसको जो सिंपलीफाई करूंगा उसको फिर मैं 0 के बराबर लिखूंगा, इसलिए मैं 0 यहाँ नहीं लिख रहा, उसको बाद में लिखूंगा, ठीक है। और चाहो तो सारा लिखते हुए चलो, इससे कोई दिक्कत, चलो लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। ये आपको ये गिवन है, तो आपने इसमें ये क्या किया, इसमें आपने सोचा कि इसमें क्या करें कुछ। तो आपने जब भी देखो, मैंने बोला आपको कि जब भी आप कोई भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की बात सोचो, तो उसमें आप ये देखो, आप सबसे पहले आप नजर दौड़ाओ क्या कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं, कि आइडेंटिकल दिख रही हैं, या फिर 1 1 1 दिख रही हैं, या फिर कुछ 0 मिल रहा है। तो ध्यान देखो, तो यहाँ पर 1 1 1 की सीरीज मिल जाएगी आपको कॉलम 3 में, बट कॉलम 3 अकेला नहीं है, इसके साथ आपकी प्लस में समथिंग लगी हुई है। तो आपको पता है कि जब भी आपका कोई भी कॉलम या फिर कोई भी रो में अगर भाई प्लस 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 में कुछ भी लगाओ, तो आप उन दोनों को अलग कर सकते हो, है ना, और दो नई ही आप फिर क्या वही डिटरमिनेंट ही बना सकते हो। तो बस उसी चीज का यूज यहाँ पे करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये देखिए हमको रास्ता x y z पे यहाँ लिखा हमने x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और यहाँ पर 1 1 1, है ना। आप हमें आपको पता है कि कॉलम 3 को आप तोड़ रहे हो तो ये दोनों तो सेम रहेंगे, यही आपका एक बार 1 1 आएगा और एक बार ये दूसरी बार का, और ये बीच में साइन क्या है इनका, ये प्लस लगा लो, तीनों में सेम साइन रखते हुए रखना। सपोज यहाँ पे ये माइनस होता तो मैं इसको ये प्लस बना के माइनस अंदर ले लेता, है ना, तो समझे ना। तो देखते रहिए, ये दोनों सेम रहेंगे, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और यहाँ पर 1 1 1 वाली सीरीज आगे रख दी, तो ये वाली सीरीज को पीछे रख दिया आपने, x क्यूब y क्यूब z क्यूब, साथ में इक्वल टू 0 चल रहा है। अब क्या करें भाई, तो जरा इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा हमें, क्योंकि इसका तो रास्ता पता है, क्योंकि लास्ट में हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो 2 0 बन जाएंगे अपने, है ना। जब भी आपको 3 1 है तो आपको 2 0 मिल जाएगा आपके आराम से। पर यहाँ पे भी देखे ना कुछ शायद मिल जाए, तो ये भाई एक चीज तो हमको दिख रही है यहाँ पे, क्या ध्यान देखो, इस रो में सब में x x x है, y y y z z। तो मैं चाहूँ तो आपको ये पढ़ा हमने प्रॉपर्टी में, अगर है ना, ये प्रॉपर्टी मतलब आपकी क्या थी, फोर्थ में था, उसमें क्या था कि अगर कोई भी कॉलम या फिर कोई भी रो में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू में भी k का मल्टीप्लाई होता है। इसी का यूज करते मैंने आपको बताया था कि यदि k मल्टीप्लाई हो तो आप उसमें से बाहर कॉमन भी निकाल सकते हो, है ना। तो आपने इसको यही रखा, ये तो यही रही आपकी x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर z है, और ये 1 1 1, और यहाँ पे ध्यान से देखा मैंने, तो देखो जरा इस वाली रो से मैंने x को कॉमन निकाल दिया, इस वाली से भी निकल रहा है कुछ y, इस वाली से भी निकल रहा है z, है ना। इसमें ये नहीं होता कि
कि सब में सेम चीज कॉमन निकले, वो आपका मैट्रिक्स में होता है। चलो जी, ये डिटरमिनेंट है। तो यहाँ से जब x x x भाई भाई इनमें से एक x आपका निकल गया, क्योंकि इन तीनों में सेम चीज जो कॉमन थी वो क्या थी, सिंगल x की पावर है ना। यहाँ x था, यहाँ पे भी एक x निकाल सकते हो, यहाँ से भी x निकाल सकते हो। तो इससे x गया तो 1, इससे एक x गया तो x बचा, इससे एक x गया तो x स्क्वायर बचा। सिमिलरली यहाँ से देखो 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे है ना, अब वही बात है कि आपका दिमाग चलना चाहिए ना, तो दिमाग चलेगा तो आपको ये दिख रहा है कि देखो जरा ध्यान से x y z x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 1 1 1, ये दोनों डिटरमिनेंट सेम है, देख रहे हैं, बट सेम नहीं भी है। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझना, आपको अगर दो डिटरमिनेंट को इक्वल दिखाना है तो उसके लिए आपका जिस भी रो में जिस भी कॉलम में जो एलिमेंट है वैसे ही वहां होना चाहिए। यानी कि अब यहाँ पर थर्ड भाई कॉलम में 1 1 1 है, तो यहाँ भी थर्ड कॉलम में ही होना चाहिए था। इसमें सेकंड में है आपका स्क्वायर वाली टर्म, तो भाई इसे भी यहाँ पे होना चाहिए था। ये फर्स्ट में, तो यहाँ भी फर्स्ट में होना चाहिए, तब आप इक्वल समझ सकते हो। तो पहले हमने काम किया कि हमने दोनों को इक्वल ही बना दिया पहले, ताकि इक्वल नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों में से उसे कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है जी, वो तो कैसे बनाया इक्वल मैंने, तो चाहे तो इसको इसके जैसा बना लो, चाहे इसको इसके जैसा बना लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसी को ही बना लिया है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाली में ध्यान देखना जरा, इस वाली में फिर मैंने क्या किया कि मैंने अब देखो 1 1 1 मुझे आगे चाहिए इसका वाला, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैंने आपको बताया था इंट्रो वाले पार्ट में, क्या कोई भी दो रो को आपस में चेंज कर लो या फिर कोई भी दो कॉलम को आपस में चेंज कर लो, तो उससे क्या होता है, सिर्फ माइनस का साइन लग जाता है। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड थी ना, आपकी जो आपकी भाई सेकंड प्रॉपर्टी थी, उसमें क्या था, कोई भी दो रो को आपस में चेंज करने से या फिर कोई दो भी कॉलम को चेंज करने से उसमें क्या सिर्फ एक माइनस आ जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा है इसके नीचे इसके, है ना, मैंने क्या किया इसमें, मैंने यहाँ पर C1 इंटरचेंज विद C3, मैंने C1 को C3 के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो ये आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा वहां। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद में एक चीज और करेंगे हम, हाँ तो एक बार में एक स्टेप ही लगाए है ना, क्योंकि अगर हम चाहें तो इसको फिर यहाँ पे लगाते हैं तो उसमें फिर आपका ये क्या पड़ जाएगा कि दो दो को एक साथ लगाने में आपको को कंफ्यूजन हो जाएगी, तो एक बार में एक लगाते हुए चलते। तो पहले मैंने C1 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ये दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, तो ये वाली आपकी आगे आ गई और ये वाली पीछे चली गई, 1 1 1, ये बीच वाली तो वही रही, और ये हो जाएगी x3 सॉरी x y z, ये आ गई आपकी। और यहाँ पर आपका सिमिलर भी वही जो भी था x y z और 1 1 1 और x y z और यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेता हूँ, तो ये दोनों कॉलम में इंटरचेंज करूँगा तो इसके ऐसे मिल जाएगा। या फिर आपने यहाँ पर ये कर लिया था, उससे क्या होगा, ये आगे चला जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको भी क्या नाम वैसे ही बनाने के लिए कि ताकि अब जैसे हमने इसमें चेंज किया फिर आप वो दोबारा चेंज करोगे, या फिर उसकी वजह आप क्या कर सकते थे, एक स्टेप यहाँ चेंज कर दो, एक स्टेप यहाँ चेंज कर दो। तो अगर आप ध्यान देखो, तो अगर आप ये स्टेप यहाँ चेंज करते तो आपका ये बनने वाला है, तो यहाँ पे आप करिए इसी स्टेप ही लिख देते कुछ चेंजमेंट के बाद, तो क्या होता कि आप इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर लेते है ना, यानी कि C3 और C2 को यहाँ पे आप लिख सकते थे आप इसके लिए, भाई इसके लिए तो हो गया, इसके लिए लिख सकते थे कि आप इसके नीचे कि C3 और C2 को आपने इंटरचेंज कर दिया, तो आपका एग्जैक्टली दोनों आपका एक ही स्टेप पे सेम दिख जाते। वरना अगर आप इस तरह से कर रहे हो, आपने क्या, फिर आप दोबारा में आप इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, कोई को भी चेंज कर लो, तो उस तरह से भी कर सकते हो। यदि आप चाहो तो सिर्फ एक ही डिटरमिनेंट में आप सारा प्रेशर लगा के उसके साथ ही बराबर करना चाहते हो तो वो ऐसे कर लो, या फिर एक स्टेप इसमें एक स्टेप इसमें, दोनों में लगाते हुए चेक कर लो। ठीक है, तो उसमें आप कैसे भी चेंज कर सकते हो। तो मैं अब भाई यहाँ तक लिख दिया, तो क्यों खामखा इसको मिटाऊं या वेस्ट करूं, तो मैं इसमें से फिर लिख देता हूं इसमें, है ना, कि C2 को इंटरचेंज कर दिया मैंने C3 से। ठीक है, तो अब आपका ये दोनों आगे पीछे हो जाएगा, ये वाला C2 C3 है ना, तो आपका सेम मैच कर जाएगा। फिर से बता रहा हूं कि आपने यहाँ पर ये लगाया था, यहाँ पे भी आप लगा सकते थे क्या, यहाँ पर आप देखो अगर आप इसको इस तरह से करोगे तो 1 वाली टर्म आगे x वाली पीछे आ जाएगी,
चलो ये 1 वाली आगे आ चुकी है, पर यहाँ पर x वाली पीछे आ रही, तो आप इसमें भी x वाली को आप पीछे ले जाओ, उसको यहाँ ले आओ, यहाँ पर आप लगाओगे इन दोनों को और यहाँ लगाओ इन दोनों को, तो आपका अगले स्टेप में आपको दोनों सेम दिख जाएंगे। वरना एक बार एक लगाया इसमें, अगली बार फिर चाहे इसमें लगाओ चाहे इसमें लगाओ, है ना। इस वाली में आप ये लगा सकते हो, अगली बार वाली में अब जैसे कि भाई यहाँ पे आपने ये लगाया, या आप यहाँ ना लगाना चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको आपस में चेंज करो तो भी इसके ऐसे मिल जाएगी, तो कैसे मर्जी करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको लगा दिया 1 1 1 x y z, ये कॉलम इंटरचेंज होंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और ये प्लस x y z, और यहाँ पे 1 1 1 x y z और ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और इक्वल टू में 0 चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, इसमें से क्या कर सकते हैं, तो देखो जरा ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट है ना, ये आपकी सेम होगा। अच्छा एक चीज और, सॉरी, जब मैं दो कॉलम को इंटरचेंज करता हूं या फिर दो रो को चेंज करता हूं तो माइनस का साइन आता है, तो माइनस भी आ जाएगा बाहर। सिमिलरली जब मैंने इसको फिर से चेंज किया तो एक और माइनस आ गया, तो ये हो गया क्या, ये भाई ये माइनस था, अब जब इसको चेंज किया तो एक माइनस और आ गया, ये हो गया क्या आपका प्लस, ठीक है ना। तो आपका ये प्लस का साइन इसलिए मैंने लिखा है ना, ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और उनको ध्यान रखा करो, जब ध्यान नहीं रखोगे तो गलत भी हो सकता है। इसमें हमने जब ये ऑपरेशन लगाया तो जो नई बनी उसमें से एक माइनस आ गया, सिमिलरली फिर इस टाइप का ऑपरेशन लगाया तो हमने फिर से एक माइनस फिर निकल के आ गया इसके बाद, है ना। यानी इसके भाई इस स्टेप को लगाओगे तो इसके बाद जो नई चीज आएगी उसमें क्या होगा, ये माइनस तो था एक, इसको जब आपने चेंज किया तो एक नया माइनस निकल के आएगा बाहर, ये तो माइनस था ही था, जब आपने इसको चेंज कर दिया तो एक और माइनस आ गया बाहर, तो ये इसको प्लस कर गया। चलो ये देखते हैं, तो अब क्या है, अब ये दोनों डिटरमिनेंट आपकी सेम है, तो आपने यहाँ से इसको कॉमन निकाल लिया, तो ये इन दोनों में से आपने इसको कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे जब ये चली गई तो क्या बचा 1 प्लस यहाँ से ये चली गई तो क्या बचा x प्लस सॉरी x y z और इक्वल टू में 0, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई, ये दोनों चीज दोनों में कॉमन थी, मैंने इसको ये बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से ये चला गया तो क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा ये प्लस का x y z और ये आपका ये बाहर था, ये बचा। चलो ये ध्यान से देखिए, अब यानी कि मैंने इतना सब कुछ सॉल्व किया और मैं यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो आप इसको लिख ले पहले कि क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि मैं इसके आगे सॉल्व करूँगा, ये जगह नहीं तो आप इसको आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, ठीक है। चलो जी देखते हैं, तो जरा देखें अब आपके सामने ये आ चुका है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें इसको पहले लिख देता हूँ आगे यहाँ पे थोड़ा सा 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस x y z 0 to 0, ठीक है। यही है, चलिए तो जरा ध्यान से देखो इसमें अब क्या होगा आगे। तो अब मुझे इस डिटरमिनेंट को भी अगर मैं सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो पता है आपको कि अब अच्छा मैं सॉल्व में क्या कर रहा हूँ, सारे ध्यान देखो जरा, क्योंकि ये चीज दिख गई आपको कोई, है ना। मैं स्टार्टिंग से इसको लेते हुए आ रहा था, सॉल्व करते हुए आ रहा था, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और मुझे मालूम है कि इसका सॉल्यूशन करने से 0 आएगा, ये पता ही मुझे, मैं इसको और भी ज्यादा मैं डीपली सॉल्व करता जा रहा हूँ। सॉल्व करने से क्या होगा, जब अपने पास ये डिटरमिनेंट खत्म होके भाई एक वैल्यू बचेगी ना, तब आपके लिए इजी पड़ेगा कि आप इसमें से इसको आप शो करा सकते हो जैसा आपको दिखा रहा है। देखो आपको ये दिखने लग गया, ये दिखने लग गया ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब भाई हमें इसकी वैल्यू भी तो लिखते हुए चलना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको हटा के देखेंगे कि क्या ये चीज हमारी प्रूफ हो पा रही कि नहीं हो पा रही। अच्छा ये मत सोचना कि आप इसको यहाँ रखते हुए इसको नीचे ले जाओ, सोचो कि ये डिटरमिनेंट को, क्योंकि ये आपकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहाँ अपॉन कर दें, है ना, तो आपको 0 हो जाएगा। तो ये भाई अगर ये 0 हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है 0, है ना। पर क्या ये 0 हो सकता है, इस बात क्या आप गारंटी लेते हो। इनका मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है तो क्या ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर दोनों 0 हो सकते हैं, है ना। तो क्या ये 0 होगा, ये बात क्या ये कंफर्म है आपकी, इसी चीज को चेक करना है क्योंकि उसने लिखा हुआ है यहाँ पे x y z आर डिफरेंट और वो सिचुएशन इसमें अप्लाई होगी। x y z आपके अगर अलग है तो ये 0 नहीं होगा और कैसे नहीं होगा वो देखते हैं। तो पहले मैंने इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये क्या किया कि
जब भी 1 1 1 दिखता है मैं इजी करने के लिए इसको मैं इसमें ज्यादा ज्यादा आप 0 बना सकते हो। तो आपने क्या किया, R2 को चेंज किया आपने, तो R2 को आपने कैसे चेंज किया, R2 में चेंज किया आपने R2 माइनस R1 करके, और साथ ही साथ आपने R3 में भी चेंज कर दिया। कैसे, R3 में से भी R1 को आपने माइनस करके। तो R1 आपकी इफेक्टिव नहीं है इसलिए आप दोबारा ले सकते हो। तो आपने इसमें भाई इसको लेके इसमें माइनस कर दिया और इसको लेके आपने इसमें भी माइनस कर दिया, तो आपके क्या बना, तो 1 में तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, 1 ऐसे रहेगी। जब आप इसको यानी रो 1 को माइनस कर रहे हो किसमें से, रो 2 में से, है ना, तो R2 माइनस R1, R2 आपका ये है माइनस R1 ये है, तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, सिमिलरली y माइनस एक्स, और ये भी आपका ये माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना कुछ लोग सिर्फ इसी चीज को देख के इसको माइनस कर लेते हैं, इसको नहीं करते, वहीं से मिस्टेक रहती है। चलो जी, फिर इसी तरह से R3 आपका ये है, ये माइनस करेंगे तो 0, इसमें से ये माइनस करो z माइनस एक्स, इसमें से माइनस करो तो z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। साथ में 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अब इसको देखो यार, अब मेरे पास जब 2 0 बन गए, बस मैं इसको भाई एक्सपेंड करता हूं, मैं लिखता हूं एक्सपेंडिंग अलोंग, अब मैं इसको कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर ज्यादा 0 मिलना है। तो और ये इसका साइन क्या होगा, ये पॉजिटिव रहने वाला है ना, इसका ये माइनस इसका प्लस, इसलिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा मैं एक्सपेंड कर रहा हूं कॉलम 1 के अलावा, तो आपका ये और ये आपके छुपेंगे क्योंकि इस वाले एलिमेंट को लोगे आप। तो देखते हैं ये कैसे, क्या लिखा मैंने 1 और ये ब्रैकेट है ना, ये और ये आएगा इनका इनका मल्टीप्लाई और इनका इनका मल्टीप्लाई। एक सेकंड, और एक चीज और दिख रही मुझे क्या, कि इसको एक्सपेंड करने से पहले मुझे इसमें एक चीज और दिख गई भाइयों, क्या दिख गई है, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं ध्यान से देखूं तो y माइनस एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी देखो जरा ध्यान से, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y माइनस एक्स और y प्लस एक्स है ना, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। उसके तरह से देखो जरा, y माइनस एक्स यहाँ भी, y माइनस यहाँ भी है ना। तो मैं अभी इसको एक्सपेंड नहीं कर रहा, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। इसमें से पहले मैं कुछ चीजों को और आपके सामने निकाल कर देता हूँ, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, चाहे आप यहाँ से आप रख लो, तो अब देखो भाई मैं क्या सोच रहा था वो देख लो। यदि मैं यहाँ पे आपको y प्लस एक्स और y माइनस एक्स दो फैक्टर लिखूं इसके, तो y माइनस एक्स यहाँ भी था, y माइनस यहाँ भी था, और 0 में भी आपको पता है कि सब कुछ 0 के साथ तो मल्टीप्लाई में, तो आप यहाँ से इस वाली रो में से y माइनस एक्स को निकाल सकते हो बाहर, इस वाली रो से z माइनस एक्स को भी निकाल सकते हो बाहर। तो क्या हो जाएगा आपके सामने, यहाँ बचेगा 1 1, यहाँ बचेगा y प्लस एक्स और यहाँ बचेगा z प्लस एक्स, और आपका 1 1 यहाँ भी फिर बच जाएगा। फिर आप इसको एक्सपेंड भी कर रहे हो ना, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी, ठीक है। या फिर यदि आपने इस तरह से नहीं कर पाया और आप यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड कर रहे हो, तो भी आपको पता है जब आप मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद भी आप इनमें से फैक्टर को फिर भी निकाल सकते हो। तो चाहे यहाँ निकाल लो चाहे वहां निकाल लो, में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। और यहाँ कैसे निकाल सकते हैं समझ में आ रहा है, y माइनस एक्स यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा और यहाँ भी है इंडायरेक्टली वे में, तो आप निकाल सकते हो। तो y माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, ये 1 बचेगा और यहाँ पे y प्लस एक्स बचेगा। सिमिलरली वो ऑपरेशन यहाँ लगा लो। तो जब आपने ये लगाई दिया तो देखते हैं क्या बना, इसके स्क्वायर के तो इनवर्स मल्टीप्लाई y माइनस एक्स, ये ब्रैकेट बात लगाया था, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लगाओगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि z माइनस एक्स और y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है आपका अगले ब्रैकेट में इनटू में क्या चल रहा है, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 चल रहा है। चलो ध्यान देखें, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो मैं इसको अब फिर मैं यहाँ पे इसको भाई इसके फैक्टर के रूप में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी y माइनस एक्स, ध्यान देखो जरा, z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ z प्लस एक्स और z माइनस एक्स लिख सकता हूँ, माइनस z माइनस एक्स, ध्यान देखो इसको क्या लिख सकता हूँ y प्लस एक्स और y माइनस एक्स लिख सकता हूँ। और साथ में क्या है, ये भी आपका देखो ये मल्टीप्लाई में ही है ना, तो मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहूंगा कि वो इस पूरे के साथ इनटू में क्या है 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो ध्यान देखो जरा, अब मैं इसमें से देखूं तो इसमें देखो जरा z माइनस एक्स
वाई माइनस एक्स और वाई माइनस एक्स, है ना, दोनों को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो वाई माइनस एक्स यहाँ से कॉमन आया और साथ में जेड माइनस एक्स भी कॉमन आया। तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा जेड प्लस एक्स माइनस ये और ये चलेगा ना, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, तो बचा वाई प्लस एक्स। और यहाँ पर अगले ब्रैकेट में क्या था, ये भी था, है ना, इनटू में ये भी था ना, देखो ये आपका होल ब्रैकेट ये भी था, है ना, ध्यान से देखो जरा, इसमें से मैंने y माइनस एक्स और z माइनस एक्स निकाल लिया, यहाँ भी इसको निकाल दिया, तो ये पार आ गया। तो यहाँ क्या बचा, z प्लस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स, सॉरी ये y प्लस एक्स, ये बचा भाई। इसमें समझ में आ रहा ना, इस वाले स्टेप में से इनटू में ये भी था, तो मैंने इन दोनों को और इन दोनों को देखा, ये कॉमन इसको बाहर निकाल लिया, तो यहाँ ये और माइनस में ये बचा, इनटू में अब आपके सामने 1 प्लस एक्स वाई जेड भी था और इक्वल टू में 0। ठीक है, ये 0 है, ध्यान रखना। तो स्टेप क्या करेंगे, एरर बना देता हूँ ताकि आप मालूम चल पाए, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो अब क्या करें, अब ध्यान देगा, अगर मैं चाहूँ तो इसकी ब्रैकेट के अंदर में भी इसको ओपन तो कर सकता हूँ, खोल सकता हूँ ना इसको। तो देखो ये है y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और ये z प्लस एक्स और ये माइनस वाई माइनस एक्स, तो क्या बनेगा, एक्स एक्स ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, ओके। तो क्या बचा मेरे पास, ध्यान देखो, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और यहाँ पर z माइनस वाई, ठीक है, और साथ में 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, ये बचा आपके पास। तो फाइनली आपने जो स्टार्टिंग में इसको लिया, सॉल्व करते हैं, लास्ट में आपके सामने ये बचा। ठीक है जी, ये बचा। अब इसके आगे का स्टेप हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। तो इसको यही बिठा देता हूं, तो आप इसको वीडियो को आप पॉज करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं जरा। तो देखिए बच्चों, मैं इसको यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ साफ साफ, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, मैं इसको बना देता हूँ। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसमें वही इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपको एक्स वाई जेड का जब भी कॉम्बिनेशन मिले तो भी उसमें सीक्वेंस का याद रखना, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो देखो उससे अब देखो यहाँ पे इसके आंसर में तो कोई भाई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अच्छा लगने के लिए ना थोड़ा सा इस तरह करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको कुछ और रास्ते दिख जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो x को आगे होना चाहिए तो y को इसमें से होना चाहिए तो पीछे, और सब में सब देखो ये बीच में ही सब पे ये आप देखो इन तीनों में ही माइनस है। तो काम करता हूँ मैं बीच में ही माइनस रखो रखने रहता हूँ, मैं इसमें से माइनस को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो माइनस इसमें से निकाल लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें से भी निकालता हूँ ये माइनस को, तो क्या हो जाएगा, इसमें नहीं निकाला, क्यों निकाला, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तो अपना सही है, इसको मैंने आगे रखना चाहा, है ना। ये आगे रखने के साथ साथ मैंने क्या कि इसमें से माइनस माइनस में से भी कॉमन निकाल लिया, तो ये प्लस कर गया और ये आपका y माइनस जेड बन गया और ये z माइनस एक्स था। ठीक है, तो देखो इस तरह से करने से भी देखो जब यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया, ये आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, नंबर वही रहे, उनके सीक्वेंस भी चेंज हो गया और आपका सब कुछ वैसे रहा और ये 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, आप चाहो तो ये स्टेप ना भी करो तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बट आप कर दोगे तो थोड़ा सा आपको इस चीज की भाई प्रैक्टिस हो जाएगी कि कब हमें इसको आगे पीछे करने से क्या फायदा मिलता है कि नहीं मिलता, पर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और जगहों पे आपको इसका यूज हो सकता है। तो अब इसके आगे का सॉल्यूशन क्या करें, है ना। अब बात सुनो, आपके सामने यहाँ पर 1 2 3 4 फैक्टर लिखे हुए हैं, इनका मल्टीप्लाई करने से 0 आता है। तो आपको तो ये तो पता है क्या कि इन सब का मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ रहा है तो जरूर या तो ये 0 होगा ना, 0 मल्टीप्लाई ये कर दे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि देखो इनका मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आना चाहिए। वो कब आ सकता है कि इन 4 फैक्टरों में से कोई एक फैक्टर 0 बन जाए, तभी आ सकता है। 4 के 4 एक साथ 0 हो नहीं सकते, क्योंकि इनकी वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग, तो ये तो हो नहीं सकता कि 4 के 4 इक्वल हो जाए, मतलब कि 4 के 4 आपके ही 0 हो जाए, या फिर 4 में से कोई 3 0 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कोई एक चीज ही 0 हो सकती है, क्योंकि
सभी आपके फैक्टर अलग दिख रहे हैं, है ना, सब में नंबर अलग है, तो कोई भी दो फैक्टर आपस में आंसर सेम नहीं दे रहे होंगे यहाँ पे। क्यों और क्यों भी नहीं दे रहे होंगे, उसका आंसर का रीजन क्या लिखा है, ये यहाँ लिखा है एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। अब देखो जरा ध्यान से, एक्स वाई जेड अलग ही है बिल्कुल, वो तीनों आपस में इक्वल नहीं है, कुछ अलग नंबर हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अब जरा समझें, तो अगर हम ये देखें तो चार फैक्टर लिखे, इन चारों को मल्टीप्लाई करने से जीरो आंसर आ रहा है, तो यानी कि या तो ये जीरो होगा, तो आ गया हमारा आंसर जीरो। अगर ये जीरो नहीं है तो फिर ये जीरो हुआ होगा, तो आंसर सबका जीरो आ गया, या फिर ये नहीं होगा तो ये जीरो होगा तो आंसर जीरो हो जाएगा, या फिर ये जीरो होगा तो आंसर जीरो हो जाएगा। तो क्या चीज सही है, तो जब ध्यान से देखो, x माइनस वाई ये आपका जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में क्या कहा कि एक्स वाई जेड यदि आपके डिफरेंट है, अगर एक्स वाई जेड डिफरेंस है भाई, डिफरेंट है यानी अलग अलग है, यानी एक्स आपका यदि अगर 5 है तो वाई आपका 5 नहीं होगा, दोनों को अलग होना है ना। और आपका इसका आंसर करने से ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आपका इसका आंसर करने से अगर जीरो भाई, अब देखो इसके से पहले यानी कि आपके जो ये जीरो इक्वल नहीं हो सकते, इसको हम लोग जो देख रहे हैं उसके पहले ये समझो कि अगर x माइनस वाई का आंसर जीरो होता, यानी ये जीरो होता तो आंसर जीरो आया था। पर ये क्या ये जीरो हो सकता है, क्योंकि इसके जीरो होने की कंडीशन एक है, क्या कि अगर x इक्वल टू वाई हो जाए, तो इसके जीरो होने की कंडीशन एक है x और y दोनों इक्वल हो जाए, यानी अगर x 5 है तो y भी आपका 5 हो जाए, तो ही ये जीरो हो सकते हैं। यानी कि जो वैल्यू x की है वही वैल्यू y की हो जाए, x इक्वल टू y हो जाए, तभी आपका x माइनस वाई जीरो हो सकता है। और आपको उसने स्टार्टिंग में ये कह दिया कि x y z तीनों आपके डिफरेंट है, यानी x और y आपस में इक्वल तो हो नहीं सकते, है ना। और जब x और y इक्वल होंगे तभी जीरो होगा, और उसने खुद बोल दिया कि ये आपके डिफरेंट है यानी इक्वल नहीं है, तो भाई इक्वल नहीं है यानी x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इसकी वैल्यू आपकी जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो आपका एक बात पता चली कि x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली ध्यान देखो, y माइनस जेड ये भी जीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपके अलग अलग नंबर हैं, दोनों का माइनस करने से जीरो आएगा, वो तभी आ सकता है जब दोनों इक्वल नंबर हो, और दोनों इक्वल है ही नहीं, दोनों अलग हैं, खुद बोला यानी ये भी अब यानी कि इसकी वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो होने के लिए क्या है, इन दोनों की वैल्यू को सेम होना पड़ेगा, तब जाके जीरो दे सकते हैं। और दोनों की वैल्यू यदि डिफरेंट है, अलग अलग है, तो चाहे कुछ भी कर लो, y और z के बीच में आपने माइनस लगा रखा है, अब y की वैल्यू आप चाहे कुछ रख लो और z की वैल्यू बस सेम रखना, जीरो देगा नहीं कभी, है ना। आप इसके सामने 1 रख लो और इसके सामने बोलो सर z को तो -1 रख ले, तो -1 की वजह से ये प्लस हो जाएगा, है ना, समझे ना। तो कुल मिला के y माइनस z भी आपका जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जीरो होने के लिए देखो y माइनस z ये कब जीरो होगा, जब y इक्वल टू z हो जाए, और y इक्वल टू z होने पे ही ये जीरो हो सकता है, और y और z आपका डिफरेंट है, ये दोनों इक्वल हो नहीं सकते, क्योंकि ये जीरो हो नहीं सकता। सिमिलरली z माइनस x, है ना, ये भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। रीजन आप लिख सकते हो क्या, इट इज गिवन दैट x, y and z are different, so x minus y is not equal to 0, ये y is not equal to ये 0, है ना, यानी कि ये तीनों चीजें आपकी जीरो हो नहीं सकती। अब ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपको सिचुएशन ये लिखी थी जिसके हिसाब से ये आपका कभी जीरो नहीं हो सकता, यदि दोनों इक्वल नहीं है तो ये जीरो हो ही नहीं सकता। ये तीनों चीज तो इक्वल नहीं है भाई, अब ये तीनों चीज तो आपकी जीरो नहीं हो सकती, तो फिर क्या जीरो रहा होगा भाई, अगर चारों का फैक्टरों का मल्टीप्लाई करने से आंसर जीरो आ रहा है, जिसमें से ये तीनों का आंसर तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो पक्की बात है ना कि इसी का आंसर जीरो रहा होगा भाई, इसका आंसर जीरो रहा होगा नहीं रहा होगा, यानी कि ये आपका जीरो के बराबर रहा होगा, ये तीनों जीरो हो नहीं सकते, तो यानी कि भाई आंसर आपका जीरो आना चाहिए, तो अब ये तीनों तो ये जीरो हो नहीं सकते, तो यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि जो इनके साथ मल्टीप्लाई करे और भाई आंसर जीरो कर दे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, सिंपल सी बात है, ये तीनों जीरो हो नहीं सकते, तो भाई इसको ही जीरो होना पड़ेगा, और जब ये जीरो होगा तभी इनका तो मल्टीप्लाई करके और इसमें जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर जीरो देगा, यानी कि इन सभी चारों नंबरों के चारों फैक्टरों के मल्टीप्लाई करने से जीरो तभी आ सकता है कि जब ये वाली टर्म
सॉरी टर्म नहीं, ये वाला फैक्टर है ना, ये फैक्टर आपका जीरो रहा है, क्योंकि चार नंबर को मल्टीप्लाई करने से जीरो तभी आ सकता है जब उसमें से कोई एक या कोई दो या कोई तीन या फिर चार के चारों जीरो। तो यहाँ पर ये तीन तो जीरो हो नहीं सकते, सिचुएशन आपको समझा दी मैंने। तो भाई लास्ट यही बचा कि यही जीरो रहा होगा, तभी जाके मल्टीप्लाई करेंगे सबका और जीरो आ गया, यानी कि ये आपका जीरो है, हेंस प्रूफ। ठीक है, और यही आपको शो करना था कि शो करो कि इसकी वैल्यू जीरो थी, प्रूफ कर दिया आपने। ठीक है, एनसीईआरटी वाली किताब के हिसाब से आप इसमें देख सकते हो। इसमें लास्ट में कुछ लैंग्वेज में लिखे हो सर, हाँ जी लिखिए, इसमें लिखा है सिंस डेल्टा इक्वल टू जीरो। इसकी भाई जो एनसीईआरटी की आपकी ये बुक है इसमें लिखा है सिंस डेल्टा इक्वल टू जीरो। अब भाई यानी कि यही तो था ये डेल्टा आपका है ना, ये डिटरमिनेंट ये था, इसी को सॉल्व करके आप ये लाए थे। अब यानी कि इसमें बोला कि सिंस डेल्टा इक्वल टू जीरो एंड एक्स वाई जेड है ना आर डिफरेंट, ठीक है, दैट इज x minus y can't be zero, y minus z can't be zero, z minus x can't be zero, तो we get this। ये बात उसमें लिखी है, तो समझ में आ गई होगी आपको कि हाँ। तो देखते हैं बच्चों, लास्ट एग्जांपल है आपका है ना, ये एग्जांपल नंबर 16 है, जो इस सवाल के बाद आपकी 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है शो दैट, आपको शो करना है, क्या शो करना है कि डिटरमिनेंट ये दिया हुआ है आपका, इसको सॉल्व करो और ये किसके इक्वल आ जाए, इसके इक्वल आ जाए, यानी इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर ये आ जाए। ठीक है, और ये या फिर आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ये तो सिंपल है, ये तो यही बात लिखी। क्यों, एबीसी का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे अंदर करोगे तो एबीसी मल्टीप्लाई करेंगे तो एबीसी, इसका यहाँ करेंगे तो ए से ए कट जाएगा तो ये बीसी बचेगा, इस ये जब यहाँ जाएगा तो ये बी कट जाएगा तो एसी बचेगा, और यहाँ से सी कटेगा तो आपका ए भी बचेगा। तो यानी ये चीज तो वही लिखी है, तो यानी कुल मिला के हमें इस चीज को ये दिखा देना है। ठीक है ना। अच्छा, इसको ये दिखाने के अपने पास क्या है, सबसे पहला रास्ता ये है कि आप इसको नॉर्मली एक्सपेंड कर दो, चाहे कोई भी रो या फिर कोई कॉलम के अलावा, ठीक है, उसको एक्सपेंड कर दोगे तो आपको आंसर में कैसा दिखेगा, ऐसा मिल सकता है ना, 1 अपॉन ही दिखेगा आपको। फिर आप क्या करोगे, आप इसमें से इससे इसको बनाने के लिए एबीसी को आप कॉमन निकालोगे तो अपने आप सब में 1 अपॉन में आ जाएगा। तो अभी आप लोगों ने भाई इतने सारी ये प्रॉपर्टीज सीखी हैं, तो इसलिए थोड़ा ना सीखी हैं कि आप इसको एक्सपेंशन में ही करके सीधे सीधे निकालो, भाई प्रॉपर्टी लगाओ ताकि थोड़ा इजी बनाओ। चलो जी, तो मन में आया कि सर चलो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो प्रॉपर्टी के लिए भी आपके मन में आया कि सर हम लोग ने ये तो पढ़ा है कि अगर आपको वही 1 मिले तो उसको आप लोग 0 बना सकते हो। तो फिर क्या करोगे कि आप इसमें से इसको माइनस कर लो, है ना, या फिर इसमें से इसको माइनस कर लो, तो एक 0 बन जाएगा। फिर आप कोई भी रो या फिर कॉलम भी हटाओ, एक्सपेंड कर लो, चाहो तो इसमें से इसको माइनस करके इसमें से इसको माइनस करो तो भी एक 0 बनेगा। ठीक है, और फिर या फिर इसमें से इसको या फिर इसमें से इसको माइनस कर लो, है ना, तो भी आपका एक कोई 0 बन जाएगा। इस प्रकार से आपका एक ही 0 बनेगा और आप इसको एक्सपेंड कर दोगे और अच्छा बनाओ, है ना भाई, और अच्छा बनाओ, क्योंकि जब उसने आपको 3 चीज दी है तो कुछ ना कुछ और रास्ता देगा, है ना। उस तरीके से भी आप भाई एक 0 बनाओगे फिर एक्सपेंड करोगे तो आपको फिर यही दिखेगा, फिर भी बनाओगे। तो क्या हम इसमें कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि हमको आंसर ऐसा दिख जाए, पहले सोचो। तो मन में आया कि सर कि आप एक काम करते हैं कि देखो जरा ध्यान से देखो, ये कैसे दिख रहा है आपको, देखो एग्जांपल 14 की तरह नहीं है। एग्जांपल 14 में भी देखो आपको डायगोनल में आपके ये प्लस दिए होते हैं, है ना, ऐसे था ना, हाँ जी, एग्जांपल 14 में ऐसे दिया हुआ था। उस भाई उसमें आपने क्या किया, तो उसमें आपने ये किया था कि और तो कोई रास्ता था नहीं, आपने कोई भी एक एलिमेंट को ही 0 बना लिया था, उसको सॉल्व करके आंसर आपने 0 किया था ना, यही किया था ना, देखिए, हाँ जी बच्चों यही किया था आपने, है ना। और उसमें एक और भी किया था आपने कि क्या आपने ऊपर वाली रो में इसको और इसको माइनस किया था, तब जाके ऊपर वाली में ही 0 बन गया था ऐसा। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि ऊपर वाला 0 बन जाए, है ना, आप भाई कोई एक को 0 बना लो इसमें से माइनस करके, तो एक ये तरीका है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं इससे ये बनाना सीखता हूँ, जो कि आपको एग्जांपल की में मतलब किताब में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो वो देखते हैं कि वो कैसे है ना। तो ये प्रूफ के लिए मैंने इसमें एलएचएस को लिया हुआ है ना, ये चीज को आपने एलएचएस को लिया। तो एलएचएस को ये इसको लेने के बाद मैं लिख देता हूं पहले, तो एक बात और ध्यान रखा करो कि जब भी आपको कोई भी चीज आपको ये प्रूफ करने को आ जाए, शो करने को आ जाए, है ना, तो सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि उसमें आपको आंसर दिया होता है। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, मुझे आंसर ये लाना है, यानी मैं इसको कुछ इस फॉर्म में बनाऊं, उसके लिए मैं यहाँ पर
कुछ ना कुछ एफर्ट दिखाता हूँ। तो कैसे देखते हैं, अब मुझे इसमें दिख रहा है कि इसमें क्या कि बाहर ABC है, ABC यहाँ पर आपका ये बाहर ही कब आ सकता है कि या तो ABC एक साथ कोई रो में हो या फिर कॉलम में हो, तो आप कॉमन निकाल सकते हो, या फिर अलग अलग रो में A मिल जाए, अलग अलग ना, और अलग रो में आपको B मिल जाए, अलग रो में आपको C मिल जाए, तो भी आप तीनों से एक एक निकाल दे सकते हो, या फिर कॉलम में दिया हो एक में A हो, एक में B हो, एक में C हो, तो ऐसा तो कुछ यहाँ दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे, तो क्या इसको ऐसे ही बनाए, हाँ बनाए। अगर मैं इसमें से इस रो में एक कॉमन निकालूं, अब इसमें ए तो है नहीं बोलोगे आप, बट आपको पता है कि मैथ ये बोलती कि है, जो चीज नहीं भी वो भी है, क्यों, अगर आप ध्यान देखो तो यहाँ पे ए नहीं है पर है, लाइट चली गई थी, ठीक है। चलो जी देखते हैं, थोड़ा कम रोशनी है लास्ट वाले, इसलिए इसको देख लेते हैं अभी, है ना, ये विदाउट इसको ये ब्रेक के देखते हैं। तो यहाँ पर ए आपका है एक्चुअली में, क्यों है, क्योंकि मैं वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन ए लिख सकता हूँ, ए से एक काट दो तो फिर वन बचा, यानी ए अगर मुझे इसमें से कॉमन लेना है तो ए यहाँ पर है, और यानी कि वन में आपको मैं लिख सकता हूँ, वन को ए अपॉन ए लिख सकता हूँ, इस तरह इस वन को भी ए अपॉन ए, और यहाँ पे देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर वन है, वन मतलब ए अपॉन ए, यानी इन सभी में से मैं ए को मैं कॉमन ले सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ से देखो यहाँ पर बी अपॉन बी, इस वन को भी लिख सकते हो, ये बी अपॉन बी, और यहाँ भी बी अपॉन बी, यहाँ से आप बी कॉमन ले सकते हो। सिमिलरली यहाँ देखो सी अपॉन सी, सी अपॉन सी, और यहाँ सी अपॉन सी करके यहाँ से भी आप सी को कॉमन ले सकते हो। तो अगर मैं ए बी सी को कॉमन ले लूंगा तो क्या मुझे ऐसा कुछ भी दिख सकता है, हाँ जी दिखेगा, जब आप इसमें से एक कॉमन लोगे, ऊपर है ना, तो नीचे क्या बचेगा ए, यानी वन अपॉन ए, ऊपर वाला ए चला जाएगा तो वन अपॉन ए तो बचेगा यहाँ पे। इस प्रकार से आपके मन में आया और आपने इसको सोचा और आपने इसमें से कॉमन ले लिया। तो देखते जरा कैसे, तो ये सब मेरे मन में अपने आप नहीं आया है ना, इसको देखते हुए आया, क्योंकि वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी, ये भी तरीका आपको यहाँ पे दिख रहा था कि अगर मैं ए कॉमन लेता हूँ इससे ये पूरे में से, तो यहाँ वन अपॉन ए दिखेगा मुझे, यहाँ भी दिखेगा। तो देखते हैं, चलो अच्छा वाला आगे, तो देखते हैं इसमें ये क्या दिखा, तो आपने रो वन में से ए को ले लिया कॉमन, है ना, रो टू में से बी को ले लिया, रो थ्री में से सी को आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी क्या बचा, है ना। अच्छा, जब भी आप कोई भी चीज करते हो उसको लिख देते हैं ना, तो आप भाई यहाँ लिख सकते हो कि टेकिंग ए कॉमा बी एंड सी, है ना, कॉमन फैक्टर फ्रॉम रो वन कॉमा रो टू एंड रो थ्री रिस्पेक्टिवली, है ना। आप लिख सकते हो कि हम लोगों ने ए बी और सी को कॉमन फैक्टर लिया है रो वन, रो टू, रो थ्री से रिस्पेक्टिवली, यानी रो वन से हमने ए को लिया है, रो टू से हमने बी को, और रो थ्री से हमने सी को लिया। इसको लिख सकते हो, मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो जी, तो हम लोगों ने यहाँ से ए बी सी को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से देखो इस वाले में से ए जाएगा, है ना, क्योंकि ये भाई लिखना पड़ेगा आपको, क्या आपने रो वन में से लिया ए, है ना, ए वरना ए बी सी आप डायरेक्ट तो आप निकाल सकते हैं ना, तो रो वन में से ए जाएगा, तो यहाँ से भी ए निकालना पड़ेगा, यहाँ से, तो यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से निकल जाएगा, पर यहाँ तो नहीं है ना ये, यानी ए अपॉन ए की तरीके से आपने ए निकाल दिया, तो यहाँ बचा वन अपॉन ए प्लस यहाँ ए निकला तो वन, यहाँ से ए निकला तो वन अपॉन ए, यहाँ से भी ए निकला तो वन अपॉन ए। सिमिलरली इसमें देखो, इसमें से आपने बी निकाला है तो वन अपॉन में बी, वन अपॉन में बी प्लस वन, यहाँ वन अपॉन में बी, यहाँ से भी देखो सी निकला तो वन अपॉन सी, वन अपॉन सी, और यहाँ से भी देखो यहाँ से निकलेगा तो वन अपॉन सी प्लस वन। चलो अब क्या करें, अब जरा ध्यान से देखो, फिर वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी, वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी, वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इसको इसको और इसको इन तीनों को एक साथ जोड़ दूं तो देखो क्या बनेगा, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, और ये प्लस में वन अपॉन सी और साथ में वन भी है। सिमिलरली देखो जब इसको जब ऐड करूंगा इसमें, तो ये दोनों भी इसमें ऐड होंगे, ये दोनों भी इसमें ऐड होंगे, है ना। तो देखो जरा सबके सब में आपको ऊपर ऊपर में सेम दिख जाएगा, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी और प्लस वन
1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 सब में सेम लिख दिया। तो वही काम किया आपने क्या किया, तो आपने लिख दिया क्या, आपने ऑपरेशन लगाया कि रो 1 में आप लोग चेंजमेंट कर रहे हो। कैसा, तो रो 1 में आप ऐड कर रहे हो रो 2 को भी और रो 3 को भी, ये बात लिख दिया आपने, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, रो 1 में चेंज आएगा, और रो 1 में कैसे चेंज आएगा कि रो 1 में हम लोग ऐड करेंगे किसको, रो 2 और रो 3 को, है ना। रो 2 को भी इसमें ऐड कर देंगे, रो 3 को भी ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से ये यहां से गायब नहीं हो जाएंगे, ये यही रहेंगे, ये दोनों रो में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा सिर्फ रो 1 में, ठीक है जी। तो देखते हैं जरा क्या बनेगा। तो देखें, तो एबीसी आपका ये बाहर ही है, यहाँ पर फिर क्या ये दोनों चीज ऊपर जब ऐड होगी तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और प्लस 1, नीचे की दोनों रो है ना सेम रहेंगी, इस पे कोई भी चेंजमेंट नहीं आने वाला। मैं इसको यहीं लिख देता हूँ 1/b 1/c 1/b प्लस 1 1/c 1/b 1/c प्लस 1। थोड़ा सा गैप मेंटेन करना पड़ेगा, 1/b प्लस 1 1/c और 1/b 1/c प्लस 1, है ना। थोड़ा गैप जरूरी है क्योंकि इतनी बड़ी सी टर्म यहाँ भी आनी है वहाँ भी आनी है। फिर से वही बात होगा, इसमें इसको और इसको ऐड कर देंगे, ये आपका वही बनेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, ठीक है। ऐसे ये ब्रैकेट सिमिलरली यहाँ भी देखो, ये सब तीनों अब ये दोनों चीजें ऊपर जाके ऐड होंगी, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। चलिए ये बन गया आपके सामने। अब ध्यान से हो जाएगा, रो 1 में यही चीज है, यही चीज है, यही चीज है, ये चीज भी तो तीनों सेम है, इसको भी तो कॉमन ले सकता हूँ बाहर। तो देखो जरा ध्यान से, ए बी सी और ये इस रो में से, है ना। आप लिखोगे कि टेकिंग कॉमन फैक्टर, है ना, और ये कॉमन फैक्टर को भी लिख सकते हो कि क्या आपका ये कॉमन फैक्टर है ना, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 टेकिंग कॉमन फैक्टर दिस फ्रॉम रो 1, ये लिख सकते हो आप। लिखने के बाद फिर आप कॉमन ले सकते हो, या फिर मैं तो यहाँ पे 30 लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में लिखोगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं यहाँ पे आपका ये कॉमन क्या आया। तो भाई देखो, तो आंसर के हिसाब से मैच करने के लिए 1 को मैं आगे रखता हूँ, है ना। ये जब ये प्लस में है सब कुछ, तो ये कॉमन लेते समय मैंने क्या किया, इसका सीक्वेंस का वही किया, तो 1 को आगे रख लिया, एबीसी को, है ना, 1/a 1/b 1/c को थोड़ा पीछे रखा है, इसको आगे रख के इसको पीछे रख लेता हूँ, इनको किसका आगे इसको आगे रख लेता हूँ, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका आंसर की तरह से मैच हो जाएगा। 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और यहाँ क्या बचा, ध्यान से यहाँ क्या बचा 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, और यहाँ पे 1/b 1/b प्लस 1, है ना, और 1/b 1/c 1/c और 1/c प्लस 1, ऐसा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ये तो आपका आंसर आ गया सेम टू सेम, तो यानी आंसर में ये तो आ रहा है इतना, आंसर में ये नहीं आ रहा, मतलब ये खत्म होगा, खत्म होने का मतलब जीरो नहीं होगा, ये 1 होगा, है ना, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये सबको जीरो नहीं कर देगा, तो ये होगा आपका, इसका आंसर करने सॉल्व करने से 1 आएगा और ये आपको आंसर दे देगा। तभी ये आंसर 1 आने का, इस चीज को मान रख के चलो, ये आंसर 1 ही आएगा, और बस इसको सॉल्व करना है हमें। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे इजी वे क्या है, देखो 1 1 1 दिख गया ना। तो जब भी आपको ये 1 1 दिखते हैं तो आप वही काम करते हो कि कोई भी एक भाई आप कोई भी एक एलिमेंट को लेके बाकी दो को जीरो कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने यही काम किया कि मैंने इसको सेम रखा, इसको और लिया के इसके अंदर मैंने माइनस कर दिया, यानी कि इसको यही रखूंगा मैं, यानी रो 1 के एलिमेंट, अब ये रो नहीं, क्योंकि इसमें से इसमें जा रहा हूं ना, तो ये कॉलम वाइज जा रहा हूं, तो मैं कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करूंगा और कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 को माइनस कर दूंगा। तो कॉलम 1 में कोई फर्क नहीं आएगा, 2 में माइनस करूंगा, 3 में माइनस करूंगा, तो 2 और 3 इन दोनों में ही चेंजमेंट आएगा, और 1 वैसा रहेगा ना, 1 को माइनस कर रहे हैं इन दोनों में, तो ये इन दोनों में चेंजमेंट आएगा। तो उसके लिए मुझे ऑपरेशन में लिखना पड़ेगा, तो उसके बाद मैं इसको ये भाई मिटा देता हूं, तो आप इसको रोक के इसको इस भाई इसको नोट कर लो, ठीक है। तो नोट कर लें और मैं इसको फिर मिटा देता हूं, ठीक है। देखिए चलते हैं, ठीक है। मैं इसको भी अभी क्वेश्चन को भी अब मिटा देता हूं, ठीक है, आप समझ जाओगे आप लोग। तो देखें जरा, तो वही काम किया मैंने इसमें ऑपरेशन लगा दीजिए, क्या
कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और ये चेंजमेंट किसमें आएगा, कॉलम 2 में। साथ में कॉलम 3 में क्या चेंजमेंट किया, तो कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 को माइनस किया, तो क्या बनेगा, देखो जल्दी ध्यान से, ए बी सी ऐसे रहा 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, तो क्या बचा है आपको ध्यान रखो, ये तो आपका ये कॉलम 1 तो वही रहेगा 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। कॉलम 2 में कॉलम 1 के एलिमेंट को माइनस किया हमने, तो 0, इसको इसमें माइनस करूंगा, है ना। अब ध्यान रखना, सब लोग यही कर देते हैं पर यहाँ नहीं करते, और जब यहाँ भी करना तो इससे नहीं कर देना, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इससे वाले एलिमेंट में और इससे इसमें, तो देखो जरा इसको इसमें माइनस करूंगा, यानी कि 1 अपॉन बी प्लस 1 में ये माइनस होगा 1 अपॉन बी, तो ये कट जाएगा, यानी कितना बचेगा पॉजिटिव 1, है ना, तो 1। इस तरह से ये वहां जब माइनस होगा तो 0। सिमिलरली इसमें देखो, ये अब इसमें से माइनस करूंगा तो 0, इसको इसमें माइनस करूंगा तो 0, और इसको इसमें माइनस करूंगा तो 1 बचेगा। अब मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा, ठीक है, जहां पे आपको ज्यादा 0 मिल रहे हैं, तो देखना जरा, तो मैं इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूं, ठीक है, तो ये रो 1 है, इसके अलोंग एक्सपेंड करूंगा, साइंस का ये पॉजिटिव रहेगा, इनको लेना नहीं पड़ेगा, और इसको लेने पे ये और ये हाइड होंगे, इनका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो देखो ये वैसे ही आ गया, मैं लिखता हूं इसको एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ठीक है, तो रो 1 के अलावा मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, तो ये जो भाई ये चीज आपकी ये सेम आएगी, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, तो देखो 1 है ना, मल्टीप्लाई में है, तो लिख भी देता हूँ कितना है, ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, और यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे 1 को मैंने रखा है बाहर, ये मल्टीप्लाई में चलेगा, ये भी, और ये ब्रैकेट लगाया, ये और ये हाइड होगा, इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई 0, तो ध्यान देखो 1 माइनस 0 मतलब 1, और मल्टीप्लाई 1 यानी कि ये आ जाएगा, ये पूरा पूरा 1, यानी कि क्या आंसर बचा, यही बचा आपका ए बी सी, और 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये हैंड्स प्रूफ होगा, ठीक है, हैंड्स प्रूफ, और ये आपको शो करना था, ठीक है, और भाई आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो देख लो जरा इसको क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो जो आपको इसके साथ में एक और मिलेगा था प्रूफ करने को, वो भी आपको प्रूफ हो जाएगा, इसको अंदर मैं जब ले जाऊंगा तो ये बनेगा ए बी सी प्लस इसका मल्टीप्लाई 1 होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए बी सी अपॉन ए प्लस ए बी सी अपॉन बी और ए बी सी अपॉन सी, ए से ए कैंसिल, बी से बी, सी से सी, यानी कि ए बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ये प्रूफ करना था। और देखो फिर से देखो सीक्वेंस को ए बी सी बी सी सी ए, सी होना चाहिए ना, तो सी रखो, और ये ए बी, ठीक है, तो ऐसे ही आपको वहां पे आपको जो अगले बार मतलब इसके अलावा एक और चीज आपको इक्वल दिखी थी, तो आपको ये, ठीक है, इस तरह से हो गया आपका, ठीक है, थैंक यू बच्चों।